with them in a better way. Like yesterday, जो हमने डिसाइड किया था कि जिन जो भी वीडियोस ऑन करेंगे उनके ही क्वेश्चंस लिए जाएंगे. सो यस सर ने डिसाइड किया था पिछली बार. So we'll wait for one minute, then we'll start. So I would again request all of you to switch on your cameras. क्या होता है ना, मैं किसी वॉल के साथ बात कर रहा हूँ, ऐसे होता है. सो डिलीवरी में इशू आती है, एफिशिएंसी में इशू आता है. सो इट्स बेटर टू स्विच ऑन योर कैमरास. इन्हें ना अभिजीत अभी नहीं पता चलेगा, जब ये टॉपर बन जाएंगे, जब ये सेशन लेंगे और जब लोग कैमरा ऑन नहीं करेंगे ना, तब इनको फील होगा. जैसे यस मैं सर. जब तुम लोगों के लिए सेशन कंडक्ट करवाता था, तो आई यूज हाँ. टू से ना कि भाई कर लो यार, कर लो ना. हाँ. तो हाफ ऑफ देम वाला कि नहीं करेंगे ना. मैंने कहा कोई बात नहीं, टॉपर बनूं तब पता चलेगा ये. लेकिन सर आ, आपको एक चीज पता है कि ये चीज हाँ. ना, ये कॉम्प्लेक्सिटी का है, जो मुझे लगता राइट. है कि अगर ये अगर आप लेफ्ट कर दोगे ना, तो हम्म. बहुत सारी चीजों के बारे में दे डू नॉट वांट टू फेस इट. आई डोंट नो राइट. व्हाई. राइट. यही तो राइट. राइट. पहला बैटल है यार, अपने आप को सही. फेस करना है, सब लोगों में अपने आप को कॉन्फिडेंट दिखाना है. आप लोग 10 लाख लोगों से compete करने वाले हो. राइट. तो उसमें क्या है यार, चेहरा बिल्कुल दिखा सही बात दूंगा. है. बिल्कुल सही बात है. और द सेकंड थिंग इज कि अभिजीत, यू हैव सीन कि ना प्रीलिम्स जो है, योर फर्स्ट अटेम्प्ट वाज 2016, हाँ. और वहां से 2024 तक प्रीलिम्स हम्म. जैसे चेंज हुआ है, इवॉल्व हुआ है. बिल्कुल. तो आई थिंक बिल्कुल. यू आर द बेस्ट मैन टू टेल देम कि देखो मैंने कैसे उस इवॉल्विंग प्रीलिम्स को भी हर बार क्लियर किया विद एन एज, की एक अच्छे मार्क्स के साथ में. तो इनको ये समझ में बिल्कुल. आना चाहिए कि प्रीलिम्स कैसे कैसे इवॉल्व हुआ है, क्या बिल्कुल. वो की पॉइंट्स हैं. अगर ये यस. मिस करोगे ना, तो एवरी टाइम यू विल बी इन दैट जोन कि इस बार ऐसा हुआ, इस बार कुछ नया सा आया था, दिस एंड दैट. तो वो बहाने मारने नहीं है, क्योंकि यू हैव सीन ऑल काइंड ऑफ फिल्म्स. सो आई थिंक दिस सेशन विल हेल्प देम इन ए बेटर वे. इनको पता चलना चाहिए कि प्रीलिम्स कितना डिमांडिंग है, इसके की एरियाज क्या है, की पॉइंट्स क्या है, एंड कैसे उसको बहुत अच्छे से तमीज से तैयार करना है. बिल्कुल. ओके, प्लीज Yes, स्टार्ट sir. अभिजीत. Yes. So basically, for those who have not attended last few sessions, so I would like to introduce myself. So myself, Abhijit Anuradha Ramdas Saudar. I've got All India rank 486, 487 in CSE 2024, and CSE 2024 वाला जो अटेम्प्ट था मेरा, वो मेरा फिफ्थ इंटरव्यू था. and in the and मेरा last attempt भी था. So in the last attempt and after giving 5 interviews in the UPSC, I have got my dream service, that is IPS. So basically इसका मतलब क्या है कि मैंने 5 बार तो प्रीलिम्स क्लियर ही किया है, बट मैंने एक्चुअली 6 टाइम्स मेंस दी है. तो मैंने 6 बार प्रीलिम्स क्लियर किया था एंड 5 बार मैंने इंटरव्यू दिया है. सो और जो 2 बार मेरा रहा है प्रीलिम्स, वो रहा है मेरा इंटरव्यू का सिलेक्शन ना होने के बाद, जो कि 2018 एंड 2021, जो 2 अटेम्प्ट है. उसमें मेरा प्रीलिम्स रहा है 0.5 मार्क्स से एंड 0.34 मार्क्स से. मतलब मैंने एक क्वेश्चन अटेम्प्ट भी नहीं किया होता तो मेरा हो जाता. सो दैट वाज द केस. अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ, ये सभी लोग प्लीज इसको केयरफुली सुनना, कि डू नॉट टारगेट क्लियरिंग द कट ऑफ मार्क्स. जो भी पिछली बार का कट ऑफ रहा होगा, 80 और 85 और लेट्स से 90, सो तुम्हें टारगेट वो नहीं चीज करनी है कि मुझे 90 क्रॉस करना है. मेरी हमेशा ये स्ट्रैटेजी हुआ करती थी कि आई नीड टू गेट मोर, लाइक एक्स्ट्रा 20-25 मार्क्स, विच एवर द कट ऑफ और विच एवर द टॉक्स गोइंग ऑन अराउंड द कट ऑफ एंड ऑल. सो उससे क्या होता है ना, यू विल नॉट हैव टू वेस्ट दोज 12 to 15 days फॉर वेटिंग द रिजल्ट ऑफ द प्रीलिम्स एंड ऑल. उससे क्या होता है, एक तो ना, अभी 3-4 सालों से ना मेंस के लिए बहुत कम टाइम बच रहा है.
They are giving just you 90 days, 85 days. So days are less than 100. And in that phase, you will have to give each and every slot, जो भी फोकस हो, जो भी आप बोलते हो ना कि वो सीरियसनेस हो, तो हर एक दिन हर एक स्लॉट में वो चीज चाहिए. दैट्स वाई यू नीड टू गो एक्स्ट्रा देन द कट ऑफ. तो वो तुम्हारा टारगेट होना चाहिए. तो वो पहली चीज दिमाग में डाल दो अपने, कि हमें जितना भी कट ऑफ लग रहा है उससे 15-20 मार्क्स एक्स्ट्रा लाने हैं. अगर आप कट ऑफ क्लियर करने की सोचोगे ना, देन इन दैट एग्जामिनेशन यू विल मिस द कट ऑफ डेफिनेटली. तो टारगेट ही हमें 110, 115 और 20 वो करने हैं. मतलब क्या है, नेट पॉजिटिव बीट्स लाने हैं आपको कितने, 55 to 60 प्लस में. समझ में आ रहा है आपको? सो दैट यू विल गेट 110, रेंज बिटवीन 110 एंड 120. सो दैट शुड बी द टारगेट. सो वो हमेशा याद रखना चीज. वरना क्या है ना, आप लोग मतलब एक मेंटालिटी बता देता हूं आपको क्या होता है. कुछ कुछ बार ना, जो अभी बिगिनर को छोड़ दो, जिन्होंने 1-2 बार 3 बार प्रीलिम्स दी हुई है, कुछ दिनों के बाद या फिर कुछ अटेम्प्ट्स के बाद ना, प्रीलिम्स क्लियर करना टारगेट बन जाता है. एंड दैट शुड नॉट बी द केस. योर टारगेट should always be clearing this examination with good rank or the service you want. वो होना चाहिए. आपका टारगेट 1-2 प्रीलिम्स नहीं निकली, 3 प्रीलिम्स नहीं निकली, तो आप इतना उसमें डूब जाते हो ना कि यू विल स्टार्ट थिंकिंग कि नहीं यार, प्रीलिम्स निकले फिर मैं मेंस निकालूंगा. नहीं होता ऐसे. ठीक है. तो बिकॉज ऑफ दैट आपको तीनों फेजेस, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, तीनों फेजेस उतने ही सीरियसली प्रिपेयर करने हैं. ठीक है. तो आज का सेशन है प्रीलिम्स के बारे में. तो पहले तो ये चीज ध्यान में रखो कि प्रीलिम्स क्वालिफाइंग स्टेज है. इसके मार्क्स कहीं पे भी पकड़े नहीं जाएंगे, कंसीडर किए नहीं जाएंगे. सो योर टारगेट शुड बी क्लियरिंग दिस प्रीलिम्स और दिस स्टेज विथ गुड मार्जिन. ओके. बट डू नॉट टारगेट फॉर गेटिंग 180 प्लस, 170 प्लस. सो वो टारगेट नहीं होना चाहिए. क्यों? क्योंकि क्या होता है ना, हम क्या करते हैं ना, कि हमें लगता है कि हर एक सिलेबस का हर एक पॉइंट हम उतने ही डिटेल में करें कि हम सब आना चाहिए. ऐसे नहीं होगा. फिर सब उठाने के चक्कर में ना आपके पास कुछ नहीं बचेगा. सो इट्स बेटर टू फोकस ऑन very important areas, very important subjects, and in which there should be efforts elasticity, which means the efforts you are putting, you should get right output in that. और मैं बोल सकता हूं कि मल्टीफोल्ड में वो रिटर्न मिले आपको. ठीक है. तो वो टारगेट करना चाहिए. तो वो चीज हमेशा याद रखना कि हमारा अप्रोच बहुत फोकस्ड एंड टारगेटेड होना चाहिए. ठीक है. तो ये तो प्रीलिम्स का हो गया. एवरीबडी नोज, एवरीबडी, मैं ये कंसिडर करता हूं कि एवरीबडी नोज दिस सिलेबस ऑफ द प्रीलिम्स. ठीक है. तो अब दूसरी चीज, बिफोर गोइंग टू बिफोर गोइंग फॉर द डिस्कशन ऑफ जीएस, मैं कुछ टाइम बात करना चाहूंगा सीसैट के बारे में. जो भी लोग सीसैट मल्टीपल अटेम्प्ट्स में भी क्लियर नहीं कर पा रहे, मुझे उन लोगों को ये कहना है कि यार कितने मतलब आप केयरलेस हो या फिर कैजुअल हो अपने अटेम्प्ट में. समझ में आ रहा है? एक बार क्लियर नहीं हुआ, ठीक है, समझ में आता है. सीसैट क्वालिफाइंग है, 66 मार्क्स आपको लाने हैं. आपको ये चीज पता है कि पिछली प्रीलिम्स मेरी सीसैट की वजह से रह गई है, फिर भी आप सीसैट के साथ आप इतने कैजुअल हो कि फिर से आपका सीसैट रह रहा है. तो ये बहुत गलत चीज है. ठीक है. तो आपको क्या करना है, थ्रू आउट द प्रीलिम्स फेज यू नीड टू प्रिपेयर सीसैट. सो दोज हु आर नॉट क्लियरिंग द प्रीलिम्स जस्ट बिकॉज ऑफ द सीसैट, उनको ये मेरा कहना है कि आपको सीसैट को एक तरीके से प्रिपेयर करना है, उसको कैजुअल मत ले लो. और जो भी मार्जिन से क्लियर कर रहे हैं सीसैट, उनको भी ये मेरा कहना है, उसको रिस्पेक्टफुली प्रिपेयर करो. क्या होता है ना, लोग हमेशा जीएस को बहुत ज्यादा महत्व देते हैं, इंपॉर्टेंस देते हैं, और सीसैट को इतना कैजुअल लेते हैं. देन दे एक्चुअली दे क्लियर द कट ऑफ द जीएस, बट दे कैन नॉट क्लियर द कट ऑफ द सीसैट. सो वो इशू आ रहा है. तो मेरा ये कहना है कि अगर आप अच्छे से प्रिपेयर करोगे, प्लान करोगे, दिसंबर तक मुझे मेंस करना है, मेंस का आंसर राइटिंग, प्रॉपर नोट्स मेकिंग, सब कुछ
ऑप्शनल जीएस अच्छे से प्रिपेयर करना है, तो यू कैन स्टार्ट फ्रॉम द 1 फॉर द प्रीलिम्स। और वो 5-6 महीने है ना, वो बिल्कुल सफिशियंट है, मैं तो बोलता हूँ मोर देन सफिशियंट है टू क्लियर द प्रीलिम्स। ओके। लेकिन उसमें क्या है ना, हम जो सबसे बड़ा इशू हो जाता है ना उस प्रिपरेशन के दौरान, वो है अप्स एंड डाउन्स। हम ना 1 महीना इतना ऊपर जाते हैं, पीक पे जाते हैं, फिर 2-3 महीने इतने ड्रॉप पे आते हैं। देन हम मई में या फिर अप्रैल के लास्ट फेज में हम ये सोचते हैं, नहीं यार अब तो पढ़ना है, फिर 14-14 घंटा पढ़ना स्टार्ट करते हैं। और वही इशू है कि एग्जाम पे टाइम नहीं पढ़ना है। जो एग्जाम से पहले वाला टाइम है ना, अच्छा वाला, 4 महीने, 5 महीने या 3 महीने, उसको एक तरीके से प्रॉपर प्लानिंग बना के पढ़ना है। ये ध्यान में रखना। ठीक है। तो मैं आपको कुछ चीजें बताऊंगा आपके पास। इफ यू हैव few blank pages, then take them out and get the pen in your hand so that we could write some of the important points. And this was my personal strategy. Okay. ठीक है। तो मुझे लगता है ये मिडिल पाथ वाली स्ट्रेटेजी है। एंड जो भी मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बोल रहा हूँ ना, उसके पीछे की भी चीजें समझ लो आप। आई एक्सप्लेन देम टू यू। सो लेट्स स्टार्ट। तो कुछ कुछ फंडामेंटल चीजें हैं प्रीलिम्स में जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। वो 3 चीजें हैं। पहली है लिमिटेड सोर्सेस। ओके। कोई भी चीज आप पढ़ रहे हो तो उसके सोर्सेस लिमिट करो। ठीक है। वो सोर्सेस क्या हो गए, मैं आपको बताता हूं कि एनवायरनमेंट का सिर्फ एक सोर्स होगा। ठीक है। मैं वापस बताऊंगा, सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूं। जो भी सब्जेक्ट है उसका एक स्टैंडर्ड सोर्स निकालो, दैट्स इट। एंड रिपीटेटिवली वही रिवाइज हमें करना है। साइड वाले डेस्क वाला बंदा, हिस्ट्री के लिए मैं स्पेक्ट्रम पढ़ रहा हूँ, वो अलग पढ़ रहा है। मैं एनसीईआरटी पढ़ रहा हूँ ज्योग्राफी के लिए, वो माजिद हुसैन पढ़ रहा है। मैं एक चीज पढ़ रहा हूँ आर्ट एंड कल्चर के लिए, वो दूसरी पढ़ रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि यू विल बी आउट ऑफ द कंपटीशन। ओके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लिमिट योर सोर्सेस। जो भी सोर्स हो ना उसको स्किम करो, और उसको एक ही सोर्स जो स्टैंडर्ड वाला हो उसको पढ़ो। ठीक है। मैं आखिर में वो लिस्ट भी दूंगा प्रीलिम्स वाली, तो डोंट वरी। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज मुझे लगता है ना, इस पे बहुत सारी बातचीत हो चुकी है बहुत बारी। डिफरेंट क्लासेस, डिफरेंट टॉपर्स हैव टॉक्ड अबाउट इट, बट पीपल इग्नोर देम लाइक, मतलब मुझे नहीं लगता ये इग्नोरेंस क्यों है। दैट इज पीवाईक्यूज एनालिसिस। ये पीवाईक्यूज एनालिसिस इज नॉट लिमिटेड टू सॉल्विंग देम। एक्चुअली पीवाईक्यूज एनालिसिस गोज बियॉन्ड जस्ट सॉल्विंग देम। और उसको समझना है कि फ्रॉम विच टॉपिक, फ्रॉम विच एरिया द क्वेश्चंस आर कमिंग। तो उसका भी मैं एक आपको एग्जांपल देता हूं। तो आपको पीवाईक्यूज एनालिसिस क्या करना है, मतलब सॉल्व करके एनालाइज करना है, क्या करना है, तो पिछले 10 साल के 10 इयर्स, लास्ट 10 इयर्स के पेपर्स। ठीक है। उस लास्ट 10 इयर्स के पेपर्स में आपको मिल जाएंगे 1000 क्वेश्चंस। गॉट इट। तो आपको सब्जेक्ट वाइज पीवाईक्यूज एनालिसिस करना है, टॉपिक वाइज पीवाईक्यूज एनालिसिस करना है, ना कि ईयर वाइज। फर्स्ट ऑफ ऑल, so if you are going for the polity, then you need to practice the polities PYQs, नॉट 2013 का पेपर सॉल्व करना है, 2014 का करना है। दैट इज द सेकेंड स्टेज। फर्स्ट स्टेज क्या होना है हमें, कि जो भी हम रीडिंग करने वाले हैं, ये हमेशा याद रखना, ये लिख के लेना कहीं पे, तो कि आपको ना 3 रीडिंग्स करनी है एटलीस्ट सब्जेक्ट्स की। ओके। 3 रीडिंग्स करनी है। पहले एक रीडिंग में बिल्कुल नोट्स नहीं बनाने हैं, बिल्कुल कुछ नहीं। ओके। अब क्या करना है, जब फर्स्ट रीडिंग होगी उसके बाद जो रीड किया है ना अपने टॉपिक या सब्जेक्ट, तो उस टॉपिक पे पीवाईक्यू सॉल्व करना है। अगर आपने मान लो पॉलिटी स्टार्ट कर दिया है और पॉलिटी का पार्लियामेंट चैप्टर हो गया, देन यू मस्ट सॉल्व दी पार्लियामेंट्स क्वेश्चन, जो भी पीवाईक्यूज वाले हैं। ठीक है। उससे क्या होगा, आपको कितना रिटेन कर रही है आपका ब्रेन, वो पता चलेगा। ठीक है। अब आते हैं सेकेंड रीडिंग पे। सेकेंड रीडिंग में पीवाईक्यूज पहले सॉल्व करने हैं, जो टॉपिक आप पढ़ने वाले हो ना, तो वो पीवाईक्यूज पहले सॉल्व करने हैं। उससे क्या
ठीक है, तो मैं क्या बोल रहा था कि जो भी सेकंड रीडिंग होने वाली है उससे पहले पीवाईक्यू सॉल्व करो। जैसे मान लो आज मैं पॉलिटी पढ़ने वाला हूँ, पार्लियामेंट चैप्टर, लेट्स अगेन टेक द सेम एग्जांपल, देन आई विल सॉल्व द पीवाईक्यूज ऑफ दैट पार्लियामेंट चैप्टर। उससे क्या पता चलेगा कि मेरी लॉन्ग टर्म मेमोरीज में कितने सारे पॉइंट्स चले गए और कौन से पॉइंट्स है जो मुझे अभी भी याद नहीं आ रहे हैं, सो दैट यू कुड फोकस ऑन दोज पॉइंट्स वाइल डूइंग द सेकेंड रीडिंग। ओके, ये समझ में आया आपको कि फर्स्ट रीडिंग के बाद पीवाईक्यू सॉल्व करने हैं और जब आप सेकेंड रीडिंग करने वाले हो उससे पहले पीवाईक्यू सॉल्व करने हैं। गॉट इट? और अगर नोट्स बनाने हैं तो हमेशा सेकेंड रीडिंग या थर्ड रीडिंग पे बनाओ। मैं तो थर्ड रीडिंग पे बनाता था, ठीक है, क्योंकि क्या होता है उससे नोट्स भी शॉर्ट या माइक्रो बन जाते हैं और जो भी चीजें दिमाग में रह रही है लॉन्ग टर्म में वो रह जाती है, उसको लिखने की या फिर नोट्स बनाने की कोई जरूरत नहीं होती। ठीक है, तो ये होता है पीवाईक्यूज एनालिसिस। तो पीवाईक्यूज अभिजीत, आई एनालिसिस वुड में लाइक टू ऐड वन स्मॉल थिंग। या वैसे तो अभिजीत ने बोल ही दिया है, पर एक बात को आई वुड लाइक टू ग्रेटली एम्फेसाइज। शुरुआत में पीवाईक्यू नहीं करते हैं। अगर आपने अपनी प्रेपरेशन में शुरुआत में, क्योंकि अभी तो क्या है, सारा कुछ फ्री है, कहीं पे वीडियोस देखे, कहीं पे कुछ देखा, सारा दुनिया कर लिया। इनिशियली इफ यू आर गोइंग टू रन आफ्टर द पीवाईक्यू, जितने क्वेश्चन पीवाईक्यू में देखे हैं, वेन एवर यू आर गोइंग टू रीड दोज टॉपिक्स इन योर बुक, योर माइंड विल बी अलर्ट। और बाकी जो टॉपिक रहेंगे जहां से एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, नए नए क्वेश्चन हाँ बनेंगे, वहां को उसको आप पढ़ोगे ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल, बिल्कुल। बोट ऑन अकाउंट पे अगर क्वेश्चन आया है, कई बार आया है, तो तुम उसको बहुत अच्छे से पढ़ोगे। पर बोट ऑन क्रेडिट जो है उसको फिर तुम जस्ट एक पासिंग रिमार्क देके आगे बढ़ोगे। फर्स्ट इटरेशन चाहे प्रीलिम्स हो चाहे मेंस हो, पीवाईक्यू नहीं करते हैं किसी भी हम्म। स्टेज में, सेकंड में करते हैं। जैसे अभिजीत ने बोला फर्स्ट यू रीड देन पीवाईक्यू, और पीवाईक्यू के बारे में वैसे भी अभिजीत विल टेल, पीवाईक्यू नंबर ऑफ क्वेश्चंस नहीं है, पीवाईक्यू का एनालिसिस है। एक एक क्वेश्चन वही से मैं सर। चार से पांच एरिया ओपन होते हैं। हाँ इसीलिए कुछ लोग आते हैं कि सर मैंने 25 साल के पीवाईक्यू करे, प्रीलिम्स में मार्क्स क्या है, 50। यार 25 साल के पीवाईक्यू करने के बाद 50 नंबर, कोई चांस ही नहीं है। कोई चांस ही नहीं है। तुमने क्या है ना, बाकी जो फ्री वाले जो आजकल वीडियोस हैं, वहां तुम चले गए, तुमने टारगेट सेट कर लिया, 25 साले कर लिए, पर तुमने उसको एज ए क्वेश्चन किया। पीवाईक्यू का सिंपल सा मतलब है, चाहे प्री हो चाहे मीन्स, एनालिसिस एनालिसिस एनालिसिस। एनालिसिस नहीं करेंगे पीवाईक्यू का कोई मतलब नहीं है। उससे बढ़िया तो फिर करो ही मत। या प्लीज कंटिन्यू, वही सॉरी। वही मेरा सेकंड पार्ट था सर, कि यस, फर्स्ट स्टेज सॉरी तो हो टू गया इंटरप्ट। सॉल्विंग हाँ। वाला जो मैंने पहले बताया था। तो मैं हमेशा बताता हूँ ना कि पीवाईक्यूज एनालिसिस इज गोइंग बियॉन्ड द सॉल्विंग देम। तब वो राइट। सॉल्विंग देम का जो इशू है वो अब है कि जैसे क्या एनालिसिस करना है हमें, कि पॉलिटी वाले सवाल किस टाइप के आ रहे हैं, इकोनॉमिक्स के सवाल किस टाइप से आ रहे हैं, किस किस लेवल पे आ रहे हैं। लेट मी गिव यू वन एग्जांपल। इफ दे आर आस्किंग यू कि लिबर्टी का मतलब क्या है, ठीक है, देन ऐसा नहीं है कि हाँ अगली बार भी लिबर्टी आएगा, उसके बाद जस्टिस आ सकता है, राइट आ सकता है, इक्वालिटी आ सकता है, जो छह थेरीज है ना पॉलिटी की, उस पे सवाल आ सकता है। तो वो एक चीज होगी। आपने उसकी थीम क्या की फाइंड आउट कि यार थेरी पे आ रहा है, पॉलिटिकल थेरी पे, तो सब पॉलिटिकल थेरीज करना ठीक से, ठीक है, वो एक चीज होगी। दूसरी, इफ यू डू प्रॉपर एनालिसिस देन यू विल रियलाइज कि इकोनॉमिक्स में हमें स्टैट्स के पीछे या डेटा के पीछे नहीं भागना है, हमें इकोनॉमिक्स कंसेप्चुअली अंडरस्टैंड करना है, बिकॉज द क्वेश्चंस आर कमिंग ऑन द कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इकोनॉमिक्स which is being applied in a particular sector like banking or taxation. So for that you need to have that conceptual understanding. Same with the geography. तो वही मैं बोल रहा हूं कि सवाल का मतलब पीवाईक्यूज एनालिसिस होता क्या है कि किस जगह पे आ रहा है ना सवाल। लेट्स लेट्स से कि एडजमेंट मोशन पे आ रहा है, इसका मतलब एडजमेंट मोशन के साथ जो भी बाकी के मोशंस है, रिजोल्यूशंस है, उन पे भी सवाल आ सकते हैं। ठीक है, अगर एक बार आपको सवाल आया कि कॉलिंग अटेंशन मोशन पे कब स्टार्ट हुई थी, इसका मतलब 0 आवर भी कब स्टार्ट हुआ था, ये भी सवाल आ सकता है। दैट इज व्हाट आई वांट टू कन्वे कि पीवाईक्यूज एनालिसिस मतलब ये नहीं कि जो आया है पहले वही आएगा, नहीं, उसको 360 डिग्री व्यू से देखो आप, जिससे क्या होगा ना, वाइल प्रिपेयरिंग वाइल रीडिंग
you will start focusing on those points on which questions could come. समझ में आ रहा है? तो वो चीज करनी है आपको पीवाईक्यूज एनालिसिस में, कि यार किस सेक्टर से क्वेश्चंस आ रहे हैं, कैसे टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं, व्हाट इज मतलब द कमीशन इज एक्सपेक्टिंग समथिंग फ्रॉम यू, तो वो एक्सपेक्टेशंस क्या हो सकते हैं, वो पीवाईक्यूज एनालिसिस से पता चलती है चीजें। ठीक है। हाँ, और दूसरी चीज पीवाईक्यू एनालिसिस से अगर आप देखोगे ना 2-3 सालों से क्या हो रहा है, सो ओनली वन स्टेटमेंट करेक्ट, ओनली टू स्टेटमेंट करेक्ट, ओनली थ्री स्टेटमेंट करेक्ट एंड ऑल आर करेक्ट। तो उसका मतलब क्या है, इलिमिनेशन वाली मेथड रिड्यूस, मतलब उसका इंपॉर्टेंस रिड्यूस करना चाहती है यूपीएससी। क्यों? क्योंकि क्लासेस ने उनका इतना बड़ा, मतलब क्या बोल सकते हैं यार उसको, कि इतनी इलिमिनेशन मेथड, इलिमिनेशन टेक्निक्स, इलिमिनेशन मेथड, और ये मतलब जब वीडियोस देखोगे ना आप 10 दिन पहले, 15 दिन पहले प्रीलिम्स के, तो यही छाया होता है। मैं आपको ये चीज बताता हूँ, एंड वेरी केयरफुली सुनना इस चीज को, कि कुछ सर्टन फाउंडेशनल लर्निंग होती है प्रीलिम्स के बारे में, अगर वो ठीक से करोगे ना आप, तो कैसे भी पैटर्न आए, कैसे भी आप क्लियर कर पाओगे हमेशा। क्योंकि मैंने इतने साल उसी बेसिक फाउंडेशनल लर्निंग पे क्लियर की है प्रीलिम्स। और वो भी अगर आपको बताना चाहूंगा एग्जांपल, जैसे 2019 में मुझे मिले थे 121, देन 2020 में आई गॉट 142, देन इन 2022 अगेन आई स्कोर अराउंड 120, और इस साल भी मुझे 110 और 105 के बीच में आ रहे थे 2024 में। तो आप सोचो, अगर मैं उसी चीजों पे नहीं जाता, बेसिक्स में बिलीव नहीं करता, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग में बिलीव नहीं करता, और ये शॉर्टकट्स के मेथड्स के पीछे भागता, तो आई कुड नॉट हैव क्लियर दी प्रीलिम्स एट ऑल। तो ये हमेशा याद रखना, कितना भी कोई भी क्लास वाला बोले, कितने भी वीडियोस आए, कितने भी कुछ आए, आपको अपने बेसिक टेक्निक्स से दूर नहीं जाना है। और वो बेसिक टेक्निक्स क्या है वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है। तो ये दूसरा पॉइंट हो गया पीवाईक्यूज एनालिसिस वाला। तीसरा, जो मैं पर्सनली बहुत बिलीव करता हूं इस मेथड में, वो है सॉल्विंग दी एमसीक्यूज। एंड आई यूज टू टारगेट 6,000+ एमसीक्यूज फॉर ईच अटेम्प्ट। मतलब 6,000+ एमसीक्यूज का मतलब क्या होता है, लगभग 60 मॉक्स। अब 60 मॉक्स मतलब मैं 60 मॉक्स नहीं लगाता था, मैं 50-55 मॉक्स लगाता था, और बाकी के जो भी बच रहे ना सवाल, 1,000, 1,500 या फिर 500, वो मैं करता था। जो डेली बेसिस पे 10, 15 या 5 क्वेश्चंस आते हैं ना कुछ इंस्टीट्यूशंस के वेबसाइट्स पे, तो उनको मैं ऐसे वॉकिंग पे गया हूं तो वो 15 सॉल्व किए मैंने, या फिर 10 सॉल्व किए, तो वो चीज मैं करता था। तो ऑलवेज टारगेट कि 6,000+ एमसीक्यूज। अब इसका ये मतलब नहीं है कि अगर आप 6,000 सवाल या फिर 50-55 मॉक्स लगा लोगे तो आप क्लियर करोगे, नहीं। तो मैं क्या करता था, ये चीज ध्यान से सुनना, कि आई यूज टू अटेंड दैट मॉक 9:30 to 11:30, जो यूपीएससी का टाइम है ना, उसी में अटेम्प्ट करता था मैं। और 11:30 से लेके 1 बजे तक 1.5-2 घंटा उसका प्रॉपर एनालिसिस करता था। एंड दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। कौन सा? एनालिसिस वाला। अब वो मॉक्स का एनालिसिस करते क्या है, लोग जो बोलते हैं ना कि यार मॉक्स का एनालिसिस करो, मॉक्स का एनालिसिस करो, वो क्या होता है, लेट मी एक्सप्लेन दिस। वो होता है कि आपको कुछ टॉपिक पढ़ा है आपने, ठीक है, वो पढ़े हुए टॉपिक पे भी आपको पता है उसका आंसर, फिर भी आप गलत जा रहे हो, ठीक है। तो उसका एनालिसिस क्या करना है, उसका एनालिसिस ये करना है कि ऐसे कुछ सवाल होंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे, देन start thinking about it, कि why did you choose that option, what was your thought process behind choosing that particular option. So try to find out that thought process, कि मैंने ये चीज क्यों सोची, मुझे पता है कि ये बी ऑप्शन होगा, फिर भी मैंने सी क्यों चूज किया होगा, क्योंकि मेरे मेरे दिमाग में ये दो थॉट्स आए कि नहीं यार, ये मोहम्मद बिन कासिम यहाँ था, गजनी आया था, तो मुझे लगा ये गुरी ही होगा। समझ में आ रहा है? लेकिन ऑप्शन आंसर गजनी था। तो वो थॉट प्रोसेस हिट करने की कोशिश करो।
कि यार मैं ये ऑप्शन चूज कर रहा हूं तो वो क्यों कर रहा हूँ, गलत ऑप्शन चूज क्यों कर रहा हूँ। तो पहले 2-3 टेस्ट में, पहले 4-5 टेस्ट में आपको ये चीज पता नहीं चलेगी, लेकिन जैसे ही 10, 12, 15 मार्क्स होंगे ना, तो यू विल स्टार्ट रियलाइजिंग कि क्यों थॉट प्रोसेस गलत जा रही है। तो यू विल स्टार्ट डाइवर्टिंग और डायरेक्टिंग योर थॉट प्रोसेस इन द राइट वे। तो ये पीवाई क्यूज एनालिसिस हमें करना है, सॉरी, मॉक्स का एनालिसिस करना है। कि जब भी हम मॉक्स अटेंड करेंगे, सॉल्व करेंगे पेपर, तो बैठेंगे एक तरीके से, वॉक करके आएंगे, फिर बैठेंगे 11:30 पौने 12 बजे, फिर प्रॉपरली 1.5 घंटा 2 घंटा उसको एनालिसिस करना है कि क्यों मैंने ये ऑप्शन पता होने के बावजूद गलत किया है, और ये राइट किया है, डर डर के राइट क्यों किया है मैंने, क्यों खुद पे बिलीव नहीं किया मैंने, वाई आई डिड नॉट गो विथ माई इंस्टिंक्ट। तो इससे क्या होगा पता है, आपकी जो फाउंडेशनल लर्निंग है उसके बारे में जो थॉट प्रोसेस है वो स्ट्रांग होगी, और यू विल स्टार्ट बिलीविंग इन योर सेल्फ, यू विल स्टार्ट बिलीविंग इन योर इंस्टिंक्ट। वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है इन द एग्जामिनेशन। आप हमेशा ये चीज याद रखना। मैं आपको एक पर्सनल एग्जांपल दूंगा कि ये क्यों, क्या होता है ना, आप जब एग्जाम में बैठे हो, आपने सब प्रिपेयर किया है, लेकिन वो 2 घंटे में अगर आप काम नहीं रहोगे, कॉन्फिडेंट नहीं रहोगे, सेल्फ बिलीव नहीं होगा, तो क्या होता है पता है, फर्स्ट रीडिंग में आप तो एक इटरेशन में तो आप क्लिक कर दोगे, मार्क कर दोगे आंसर्स, दूसरे इटरेशन में भी कर दोगे, तीसरे इटरेशन में क्या होता है पता है, जो 50-50 वाले हैं ना, हम इंस्टिंक्ट पे नहीं जाते, हम ओवर थिंक करते हैं बहुत सारी चीजें, एंड देन लास्ट मिनट में हम ऑप्शंस चेंज करते हैं वो 50-50 वाले। और कितनी बार ऐसे हुआ है ना, वो सारे गलत गए, या फिर 95%, 80%, 85% वो गलत जाते हैं। मेरे साथ हुआ है 2018 वाली प्रीलिम्स, जैसे मैंने बताया 0.5 मार्क्स से मेरी नहीं निकली। मैंने 17 क्वेश्चंस लास्ट इटरेशन में चेंज किए थे, जो ऑप्शंस मेरे पहले थे ना, उसको चेंज करके दूसरे ऑप्शंस डाले थे 17, और वो 17 के 17 गलत गए थे। सोचो। तो मुझे लगता है ना, थोड़ा इंस्टिंक्ट पे बिलीव करना स्टार्ट कर दो। वो इंस्टिंक्ट आएगा कैसे, विद द प्रैक्टिस। ये हमेशा याद रखना, वो पहले मॉक से इंस्टिंक्ट नहीं आएगा। गॉट इट। तो वो चीज हमें करनी है। समझ में आ कि एमसीक्यूज या फिर मॉक्स का कैसे एनालिसिस करना है। इन 3 चीजों पे बेस्ड हमारी प्रीलिम्स की स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, लिमिट योर रिसोर्सेस। सेकंड वन इज पीवाईक्यूज एनालिसिस ऑफ द पास्ट 10 years पेपर्स। अब एनालिसिस में ब्रैकेट में लिख देना सॉल्विंग प्लस एनालिसिस उसका। अब एनालिसिस में मैंने बताया गोइंग 360 डिग्री, आइडेंटिफाइंग द थीम एंड सब थीम, और उसके हिसाब से सब बाकी आजू बाजू ऊपर नीचे वाला सब करना है मैं। ठीक है। और थर्ड है प्रैक्टिसिंग द मॉक्स, दैट इज टारगेटिंग 6,000+ क्वेश्चंस। उसमें क्या आता है, 50-55 वाले मॉक टेस्ट आएंगे। फॉर दैट आई यूज टू गो फिक्स, और विजन आईएएस वाला मैं मॉक्स देता ही देता था, और उसके साथ दूसरा वाला क्लास कोई भी हो जो इजीली अवेलेबल हो, तो उनमें से एक चूज करता था। विजन से क्या होता है ना, विजन से हमारा सेक्शनल वाली जो टेस्ट है ना, वो फाउंडेशन अच्छा स्ट्रांग हो जाता है। तो वो चीज है। अब आपको एक चीज बताता हूं मैं, कि प्रॉपर एनालिसिस करने के बाद आपको एक चीज पता चलेगी, देर आर 5 सब्जेक्ट्स जिसपे लगभग 75 to 80% क्वेश्चंस आ रहे हैं। कौन से वो, फर्स्ट वन इज पॉलिटी, सेकेंड वन इज जियोग्राफी, थर्ड वन इज इकोनॉमिक्स, फोर्थ वन इज एनवायरमेंट प्लस एग्रीकल्चर, और फिफ्थ वन इज एस एंड टेक, मतलब साइंस एंड टेक। ठीक है। इन्हीं 5 टॉपिक्स पे, सब्जेक्ट्स पे लगभग 75 to 80% क्वेश्चंस आते हैं। एंड हिस्ट्री पे बाकी 20, 19, कभी 25। ठीक है। तो वो, अगर आप एफर्ट्स इलास्टिसिटी की बात करते हो ना, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, तो आपको पता चलेगा हिस्ट्री। हिस्ट्री की इतनी बुक्स पढ़नी पड़ती है। हिस्ट्री में क्या क्या आता है, आर्ट एंड कल्चर, एंशियंट, मीडिएवल, मॉडर्न। ठीक है। तो एंशियंट के तो हो गए, आर्ट एंड कल्चर का तो हो गया नितिन सिंघानिया। ठीक है। उसके साथ फाइन आर्ट्स की एनसीईआरटी भी पढ़नी पड़ती है, और लोग तमिलनाडु की स्टेट बोर्ड की भी बुक पढ़ते हैं। देन आता है एंशियंट। एंशियंट हम आवर पास्ट भी पढ़ते हैं,
और थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री भी पढ़ते हैं। सेम विथ मीडिएवल, आवर पास्ट भी पढ़ते हैं, थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री भी पढ़ते हैं। और मॉडर्न के लिए हम स्पेक्ट्रम यूज करते हैं, जो कि नया वाला इतना बड़ा है। अगर उसका आप देखेंगे तो इतना मटेरियल साइज हो जाता है लगभग। और उसमें से सवाल कितने आ रहे हैं? 20 या 25। और उसमें से भी वो मटेरियल से नहीं आ रहे। मतलब सोचो आप कि अगर प्रॉपर एनालिसिस करोगे ना, तो हिस्ट्री की कॉस्ट एंड कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस सबसे कम है एज कंपेयर टू दीज 5 सब्जेक्ट्स। तो हमें क्या करना है? पॉलिटी, आपको मैं रिसोर्स लिख देता हूं जो मैंने यूज किया है, ठीक है। पॉलिटी हमें लक्ष्मीकांत से करना है। और पॉलिटिकल थ्योरी, जो एनसीईआरटी है ना छोटी वाली, उसमें से वो थ्योरी वाले पार्ट पढ़ने हैं, 6 6 चैप्टर है ना थ्योरी के, वही। ठीक है, उससे ना कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग हमारी अच्छी होगी। दूसरा ज्योग्राफी, 11th की 2 एनसीईआरटीज, ओके, जो कि बहुत बार बार पढ़नी है। और ह्यूमन ज्योग्राफी वाली जो एनसीईआरटी है ना, वो शायद 8th या 9th में है एंड 12th में भी है। तो ह्यूमन ज्योग्राफी वहां से पढ़ना है। और जीसी लियोंग का हाफ पार्ट, लास्ट वाला, वर्ल्ड क्लाइमेटिक जोन है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो वहां से करना है। तीसरा इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में आप के शंकर गणेश का एक बुक है, उसमें कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग दी है। प्लस कोई भी एक स्टैंडर्ड बुक ले लो, कोई भी, मतलब किसी के भी नोट्स उठा लो जो स्टैंडर्ड वाले हो, ठीक है। उसके बाद आता है एनवायरमेंट। एनवायरमेंट के लिए आप कोई भी पढ़ो, पीएमएफ आईएएस पढ़ो और शंकर आईएएस पढ़ो, दोनों में से एक पढ़ो कोई भी, ठीक है। और साइंस एंड टेक, लास्ट 2 सालों के करंट अफेयर्स, पीटी हो सकता है वो, पीटी 365 2 सालों की साइंस एंड टेक के लिए, ओके। तो ये चीज करनी है। तो जब ये 5 का आप मटेरियल निकालोगे तो इतना हो जाता है बस। तो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस इस इन 5 सब्जेक्ट्स में बहुत ज्यादा है। और ये 5 सब्जेक्ट्स आपको मल्टीपल रिवाइज करने हैं, बार 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 बार। और हमेशा ये याद रखना, मैं ये चीज हमेशा बोलता हूँ बच्चों को, या फिर जो भी लोग मेरे पास आते हैं गाइडेंस के लिए, कि यार, यू do not clear this prelim stage because you cannot mark those questions which you know। आप उनको राइट मार्क नहीं कर रहे हो। आप जब भी क्लियर नहीं करोगे तो आप बाहर आके बोलते हो, यार ये 5 क्वेश्चंस मुझे आ रहे थे, फिर भी मैंने गलत मार्क कर दिए। मतलब प्रीलिम्स क्लियर करनी है ना, तो आपको जो आ रहा है उसमें कम मिस्टेक्स होने देने हैं। जो आपने सोर्सेस पढ़े हो, जिस पे आपने प्रिपेयर किया हो, उसमें आपको एक्यूरेसी मेंटेन करनी है, बाकी जगह नहीं करनी है। आप जो पढ़ोगे ना ये रिसोर्सेस, तो आपको पता चल जाएगी चीजें कि यार, वेट काजल, आई कम टू सिसैट आफ्टर कंप्लीटिंग दिस। तो ये चीज क्या है ना, कि 60% 65% सवाल या फिर 50% सवाल ना इसी मटेरियल पे आते हैं जो सब लोग पढ़ रहे हैं। समझ में आ रहा है? और वो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस होते हैं। तो उनमें एक्यूरेसी हमें मेंटेन करनी है, उनमें गलत नहीं जाना है। लेकिन हम क्या करते हैं ना, हम ना जो सवाल हमें नहीं आ रहा है ना, उसका बर्डन हम उन सवालों पे निकालते हैं। तो वो चीज नहीं करनी है। अगर वो इतना हमने स्टैंडर्ड, कुछ बुक्स है, कुछ लिमिटेड सोर्सेस है, वो पढ़े हैं जो सब पढ़ रहे हैं, तो हमेशा ये याद रखना, अगर कोई सवाल या नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको नहीं आ रहा, इसका मतलब 95% 96% लोगों को वो नहीं आ रहा है, या फिर 98% वालों को नहीं आ रहा है। तो वो उसके बारे में सोचना नहीं है। जो सवाल सबको आ रहा है ना, जो सवाल इजी है, वहां पे मिस्टेक नहीं होने देनी है, वहां पे। तो वो चीज याद रखो कि उन सवालों में हमें 95% प्लस एक्यूरेसी मेंटेन करनी है। स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल है, प्रेसिडेंट के बारे में पूछा है, तो सबको आने वाला है, उसमें गलत नहीं जाना है, बिल्कुल गलत नहीं जाना है। ज्योग्राफी पे सवाल आया है, किसी लैंडफॉर्म पे पूछा है, उसमें गलत नहीं जाना है। एटमॉस्फेयर पे पूछा है, उसमें गलत नहीं जाना है। ओशन करंट्स पे पूछा, उस पे गलत नहीं जाना है। सो कीप दिस इन योर माइंड कि यार, जिस सोर्सेस से मैं पढ़ रहा हूँ, उस सोर्सेस से अगर कोई सवाल आ रहा है, वो आसान है, उसमें एक्यूरेसी मेंटेन करनी है मुझे। अगर वो 55 50 सवालों में से यू आर गेटिंग 4 लाइक 45 प्लस क्वेश्चंस करेक्ट, तो आपका हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा।
लेकिन आप क्या करते हो पता है, उस 50 क्वेश्चंस में से 35, 36, 37 ही आपके सही जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन 40 सवालों का बर्डन आपने इन 10-15 सवालों पे लिया था। क्योंकि अगर आपके सामने पेपर आया, लेट्स से पेपर आया, एंशियंट स्टार्ट हुआ या फिर आर्ट एंड कल्चर स्टार्ट हुआ, या फिर कोई भी टॉपिक जिसके सवाल आपको नहीं आ रहे, तो आप क्या करते हो पता है, उसका डोमिनो इफेक्ट आपके इजी वाले सवालों पे आता है। तो वो होने नहीं देना है। हर एक क्वेश्चन को इंडिविजुअली, इंडिपेंडेंटली फोकस करना है। नहीं आ रहा है तो नेक्स्ट पे जाना है। वो नेक्स्ट भी उसी इंडिपेंडेंटली या फिर इंडिविजुअली उसी पे ध्यान देना है। तो वन क्वेश्चन एट ए टाइम ऐसे जाना है। ना पिछले सवालों के बारे में सोचना है, ना आगे वाले सवालों के बारे में सोचना है। उस मोमेंट में सिर्फ वही सवाल, वही क्वेश्चन, दैट्स इट। एंड दैट शुड बी योर स्ट्रेटेजी। ओके, तो एक ये चीज होगी। अब मैं आपको बताता हूं कि विदाउट स्टडिंग आप 10-15 मार्क कैसे बढ़ा सकते हो। ठीक है, वो कैसे बढ़ाएंगे हम? तो पहले एक चीज, you are preparing for this examination which will give you the district authority, आईएएस आईपीएस उस लेवल की अथॉरिटी आपको मिलनी चाहिए, है ना? वो मिलने वाली है। तो आप सोचो, आप सिली मिस्टेक्स क्यों करोगे? बाहर आते यार लोग और बोलते यार मैंने 53rd का 54th को मार्क किया है, वो गलत है। उससे क्या हो रहा है पता है ना? आप 2.66 मार्क्स लूज कर रहे हो। और ऐसे दो मिस्टेक्स हो गई तो आप सोचो 5.33 मार्क्स। और 5.33 मार्क्स बहुत होते हैं, बहुत। मुझे पूछिए, 0.34 मार्क्स से, 0.5 मार्क्स से मेरा प्रीलिम्स रहा है। और फाइनल कट ऑफ 2020 में 903 आया था, रिजर्व लिस्ट वाला, और मुझे मुझे 902 है। तो एक मार्क क्या होता है ना, मुझे पूछो। आधा मार्क क्या होता है, मुझे पूछो। तो ये हमेशा याद रखना, सिली मिस्टेक्स अवॉइड करनी है बिल्कुल। 53rd रीड कर रहे हो, उसका ऑप्शन क्या है, वही मार्क करना है वहां पे। वहां पे गड़बड़ मतलब इतना रश नहीं करना है, खुद को बहुत स्टेबल एंड काम रखना है। उसको भले ही 2-4 सेकंड लेट हो जाए भाई, 53rd देख रहे हो, 2 बार देखो। उसको ऑप्शन सी सी चूज किया मैंने, तो सी को ही मैं मार्क करूंगा, 53rd को। तो वो सिली मिस्टेक्स नहीं होने देनी है। ठीक है, वो पहली चीज। दूसरी चीज, हम क्या करते हैं पता है, लास्ट मिनट तक हम पढ़ाई करते हैं प्रीलिम्स की। और क्या होता है, जब अगर उस दिन सुबह हमने कुछ चीज पढ़ी हो और उससे ही सवाल आया हो उसमें, तो उसकी प्रोबेबिलिटी होती है एक ही सवाल आएगा उस पे। जो भी आप मटेरियल पढ़ रहे हो ना, उसमें एक ही सवाल आएगा ना। कितना सवाल आएगा, कितने मटेरियल आप रीड करोगे? तो एक ही सवाल आएगा। और आप बाहर आके बोलोगे यार अच्छा हुआ मैंने वो आज सुबह पढ़ा, उसकी वजह से मेरा एक सवाल सही आ गया। लेकिन आप ये नहीं सोच रहे हो, बिकॉज ऑफ दैट मटेरियल आपका ब्रेन क्लोज हो चुका है, सैचुरेट हो चुका है वो याद रखने के चक्कर में। और जो आसान वाले सवाल थे ना, अगर आप थोड़ा ब्रॉडर हो जाते, थोड़ा रिलैक्स होते, आपका थोड़ा माइंड ओपन होता, तो वो कॉमन सेंस से और पिछली बार जो रीड किया है ना कुछ दिनों पहले, वो आपको अच्छी तरह से रिकॉल हो जाता और वो 6-7 सवाल आपके सही आ जाते। तो एक सवाल के चक्कर में आप कॉस्ट कितनी ले रहे हो? 6-7 सवालों की। सो नेवर रीड ऑन दैट डे, नेवर एवर। वो हमेशा याद रखना, कभी नहीं। अगर उस दिन के रीड करने से अगर प्रीलिम्स कोई क्लियर करता ना, तो हर हर एक उसी दिन पढ़ाई करता। तो ये प्रोसेस है, 5 दिन 10 दिन पढ़ने से कोई क्लियर नहीं करेगा। ये 3-4 महीने से तरीके से एकदम प्रॉपर फाउंडेशनल लर्निंग प्रिपेयर करके जो करेगा वही क्लियर करेगा ये एग्जाम। तो हमेशा वो चीज याद रखना। ठीक है। और मेरा ये मानना है, दैट इज माई पर्सनल ओपिनियन, मैं क्या करता था, जो पहले दिन है, अगर मान लो 10 मई को एग्जाम है, तो आई विल नॉट रीड एनीथिंग आफ्टर 2 PM द डे बिफोर द एग्जामिनेशन। लाइक सैटरडे 9th को मैं 2 बजे लंच तक ही पढ़ूंगा। लंच के बाद मैं अच्छी पॉजिटिव लोगों के साथ रहूंगा, अगर कोई एस्पिरेंट मेरे साथ है। या फिर मैं अपना शांत मेंटेन करूंगा, मस्त म्यूजिक सुनूंगा जो मुझे पसंद है वो वाला, और वॉक करूंगा। नॉर्मल डे एकदम, जैसे नॉर्मली आप जीते आए हो। ठीक है।
वो चीज करनी है। और एग्जाम के पहले 3 दिन या 2 दिन जो आपको सबसे इजी वाला सब्जेक्ट लगता है ना, जिसमें आप बहुत स्ट्रांग हो, जो आपको कॉन्फिडेंस बूस्ट कर सकता है, वो पढ़ना हमेशा। रिवीजन उसकी रखना है लास्ट वाली। जैसे मैं, मेरे लिए पॉलिटी रखता था, मैं 2 दिन सिर्फ पॉलिटी ही पढ़ता था अच्छे से। ठीक है, उससे क्या होता है ना, आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा और आप ना प्रिपेयर्ड फील करोगे। अगर लास्ट मिनट तक आप रिवाइज ही कर रहे हो, जो बहुत डिफिकल्ट वाले थे सवाल वही कर रहे हो, तो गलत जा रहे हो। तो आपका माइंड उन्हीं चीजों को ध्यान में रखने के लिए प्री ऑक्यूपाइड होगा, और आप अपना ब्रेन ओपन नहीं कर पाओगे, रिलैक्स नहीं हो पाओगे, ब्रॉडर वे से सोच नहीं पाओगे। यू विल बी फीलिंग क्लोज्ड, you cannot think. So those kind of thoughts will come during the process और during the performance. तो हमेशा याद रखना, दो चीज है, एक है प्रिपरेशन वाली स्टेज, दूसरी है परफॉर्मेंस वाली स्टेज। हमें दोनों पे काम करना है। परफॉर्म कब कर पाओगे आप? अगर आपने प्रोसेस अच्छे से फॉलो किया हो तब। ठीक है, अगर आपने प्रोसेसेस अच्छे से फॉलो नहीं की, अच्छे से टाइम टेबल नहीं किया है, अच्छे से शेड्यूल नहीं किया है, अच्छे से सिलेबस कवर नहीं किया है, तो नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। आपको परफॉर्मेंस में आपको वो एंजाइटी या प्रेशर आएगा ही आएगा। सो इज बेटर टू प्लान अर्ली, टू कंप्लीट योर सिलेबस इन अर्ली स्टेजेस, लाइक डे 4 या 5 दिन पहले ही आपका सब रेडी होना चाहिए। और जब भी एग्जाम हो, उस 5-6 दिनों में आप कॉन्फिडेंट होने पाए चाहिए कि यार कभी भी होने दो, आई विल बी काम एंड कॉन्फिडेंट। ओके, तो वो चीज है। और दूसरी चीज क्या है ना, हम क्या करते हैं ना, अपने दिमाग को बहुत अंडर कॉन्फिडेंट समझते हैं हम, सेल्फ बिलीफ में बिलीव नहीं करते। क्यों? 12 शेड्यूल है, ओके, पॉलिटी में, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। व्हाट वी टेंड टू डू, वी टेंड टू रीड देम बार 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 बार, पता है फिर भी पढ़ रहे हैं हम। नहीं यार, कुछ कुछ चीजों में बिलीव करो अपने दिमाग पे, दैट यू विल रिमेंबर दीज थिंग्स। So try to find out those topics which are like very easy to remember and you are recalling them perfectly. Okay. तो don't revise them. Don't waste your time in that कि नहीं मैं करूंगा ही करूंगा, मुझे पता होना चाहिए कि ये है, 12 शेड्यूल ये है। नहीं यार, पता है तो पता है, क्यों उसमें ही जाना है फिर? ठीक है, तो वो चीज है। तो नोट्स उन्हीं चीजों के बनाओ जो रिकॉल करने में इश्यू आ रहा है, जो हम मेमोराइज करने में इश्यू आ रहा है। बहुत इजी वाले भी मैंने इतने लोग देखे हैं जो ध्यान में, वो रिकॉल करने में आसानी है, वो मेमोराइज करते हैं, वही चीज नोट्स में भी डाल रहे हैं। बिल्कुल नहीं। आपको पता है ना, टॉपिक ऑफ कैंसर किससे जाता है? 8 स्टेट्स। क्यों बार बार निकाल रहे हो यार उनको? नहीं निकालना है उन नोट्स को। तुम्हें पता है कोस्टल कौन से स्टेट्स पे कोस्ट लाइन है, नहीं निकालना है। हमें पता है कि लैंड बाउंड्री कितनी है, नहीं निकालने उसके नोट्स। हमें पता है क्रस्ट, मेंटल कोर, उसकी जो बाउंड्रीज है वो हमें पता है, नहीं निकालने हैं नोट्स। नोट्स उन्हीं चीजों के निकालो जो थोड़ा तुम्हें डिफिकल्ट लग रही है मेमोराइज करने में। ठीक है, ओके, तो वो चीज हमेशा याद रखना। और लास्ट वाली चीज, अगर अच्छे से प्रैक्टिस करोगे, मॉक्स की पीवाईक्यूज एनालिसिस प्रॉपर करोगे, लिमिटेड रिवीजन बार बार करोगे, तो आपको ये चीज ध्यान में रखनी होगी कि फॉलो यूर इंस्टिंक्ट। जो आपको पहले लग रहा है ना, वो विद इन अ फ्यू सेकेंड वही आंसर होता है। लेकिन हम क्या करते हैं पता है? वो सारे वाले आंसर ओवर थिंक करके चेंज करते हैं। तो वो भी चीज नहीं करनी है। लेकिन इंस्टिंक्ट कब तैयार होगा? विद द प्रैक्टिस। समझ में आ रहा है? विद द पीवाईक्यूज एनालिसिस, विद द लिमिटेड रिसोर्सेस जो आप बार बार रिवाइज कर रहे हो। ओके, तो ये आ रहा है। अगर किसी को फिर भी उस 2 घंटे में पैनिक थोड़ा होने लगा, थिंग्स ऐसे लगने लगी कि आउट ऑफ कंट्रोल है, तो चीज क्या करनी है पता है? ये हमेशा याद रखना कि अगर पहले पेज पे ही आपको 4-5 सवाल ऐसे मिल गए कि कुछ नहीं आ रहा, तो हमें पता है कि हमारा स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट कौन सा है। पॉलिटी हो सकता है, या ज्योग्राफी हो सकता है, या इकोनॉमिक्स हो सकता है। डायरेक्टली गो फॉर दैट सेक्शन, डायरेक्टली। कुछ नहीं सोचना है कि यार क्या सोचेंगे लोग, क्या। हमें एग्जाम क्लियर करना है, वो हमारा टारगेट है। इसमें ईगो बीच में आने नहीं देना है। अगर पहले ही अंडर कॉन्फिडेंट हो गए तो बहुत इशू हो जाएगा। इससे अच्छा वो 3-4 सवाल, अगर मुझे पता है कि ये पहले पेज पे 5 सवाल है, उसमें से 4 मुझे कुछ नहीं आ रहे,
तो डायरेक्टली गो फॉर दैट सेक्शन इन विच यू आर वेरी स्ट्रांग एंड यू फील कंफर्टेबल। सो वो क्या करेगा, आपका विद इन 15-16 मिनट्स में ना वो थोड़ा कॉन्फिडेंस बूस्ट करेगा। समझ में आ रहा है? एंड एक बात हमेशा याद रखना, प्रीलिम्स और मेंस इज नॉट जस्ट अबाउट दी प्रिपरेशन। ये सिर्फ कंटेंट या फिर प्रिपरेशन का नहीं है, एक कॉन्फिडेंस का गेम है कि अंडर प्रेशर आप कितना स्टेबल एंड कॉन्फिडेंट रह रहे हो। ठीक है? तो उसके लिए अलोंग विथ एकेडमिक, वर्क ऑन नॉन एकेडमिक थिंग्स ऑल्सो। सिर्फ 14-14 घंटे पढ़ना नहीं है, प्रॉपरली प्लान करो उसका। ठीक है? प्रॉपरली अलॉट करो, मंथली रफ टारगेट्स रखो, देन 15 डेज के टारगेट्स रखो, देन वीकली टारगेट्स रखो, देन डेली टारगेट्स रखो, एंड इन दैट डे डिवाइड द स्लॉट्स, जिसमें स्लॉट वाइज टारगेट रखो और वो कंप्लीट करते जाओ। उससे क्या होगा, एक सेंस ऑफ कंप्लीशन आएगा विच विल बूस्ट योर कॉन्फिडेंस, और एक सिलेबस कवरेज वाला एक सेंस आ जाएगा कि नहीं यार मैंने सब कंप्लीट किया। सो दैट विल गिव यू द कामनेस एंड कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ बिलीव। ओके? तो वो चीज बहुत जरूरी है इन द प्रीलिम्स। ठीक है? अगर आपको फिर भी उस 2 घंटे में आप नहीं यार कंट्रोल नहीं हो रहा है, मेरे से कुछ याद नहीं आ रहा, तो टेक अ पॉज ऑफ 15 to 20 सेकेंड्स। ये बात हमेशा याद रखना, क्योंकि क्या है ना, 100 सवाल है, 2 घंटे है। अगर 20-25 सेकंड का पॉज लेके खुद को स्टेबलाइज करके आगे आने वाले 10 सवाल अगर हमारे सही जा सकते हैं, तो इट्स बेटर टू टेक 20 सेकेंड्स, 25 सेकेंड्स पॉज। उसमें क्या करना है, पेन नीचे रखना है बस, और शांत बैठ के ना लॉन्ग ब्रीदिंग एंड ये करनी है चीजें। ठीक है? और खुद को स्टेबलाइज करना है और फिर अटेम्प्ट करना है। वरना क्या होगा ना, रश में हम इतने, मतलब जो सवाल आ रहे हैं वो भी गलत करते हैं हम, तो वो उन्हें नहीं देना है। उस हर एक मूवमेंट में हर एक चीज हमारे कंट्रोल में होनी चाहिए। ओके? सो दैट शुड बी दी स्ट्रैटेजी फॉर द प्रीलिम्स। और दूसरी सीसैट वाली पूछा था उसने कि फॉर सीसैट प्लीज अपार्ट फ्रॉम आरसी। देखो यार, मैं हमेशा इस चीज में बिलीव करता हूं कि मैथ्स या फिर एप्टी, मेरा एक मानना है कि एप्टी और मेंटल एबिलिटी क्या चीज होती है पता है? अगर वो सही आगे तो वो आने ही वाले हैं। तो मैं क्या करता था, मेरा फर्स्ट आवर लाइक 55 मिनट्स आई यूज टू अलॉट फॉर द एप्टी, एंड देन आफ्टर 55 मिनट्स उनको मार्क करके मैं चला जाता था आरसी की तरफ, और वो 30-35 मिनट्स में मैं आरसी कवर करता था। देन आई यूज टू कम बैक फॉर द एप्टी, और ऐसे करता था। और मेरा क्या है ना, मैंने कभी सीसैट की प्रैक्टिस नहीं की, कभी नहीं। मेरा हमेशा सीसैट 140 130 आया है। सो मुझे कभी जरूरत नहीं पड़ी उसके लिए प्रिपेयर करने की। लेकिन एक ही चीज करता था मैं, कि पीवाईक्यू का एक पेपर लेता था, पेपर के पहले 4-5 दिन या 6 दिन वो एक पेपर सॉल्व करता था, बस उतनी मेरी स्ट्रैटेजी थी सीसैट की। लेकिन लेकिन ये फॉलो नहीं करना। मैं कॉन्फिडेंट था, मैं हमेशा 140 130 लाता था, इसलिए मैंने ये चीज फॉलो की है। लेकिन हमेशा याद रखना कि सिसाट को कैजुअली नहीं लेना है किसी ने भी, क्योंकि मैंने बहुत आईआईटीएंस भी देखे हैं जिनके सिसाट क्लियर नहीं हुए हैं। ओके? तो प्रॉपर सिसाट की स्ट्रैटेजी बनाओ। अब उसमें पीवाईक्यूज एनालिसिस क्या करना है, देर आर सर्टन टाइप्स ऑफ एप्टिक क्वेश्चंस विच आर कमिंग ऑन अ रिपीटेटिव बेसिस। वो रेगुलरली वही आ रहे हैं, सिटिंग अरेंजमेंट्स हो गए, ठीक है, प्रोबेबिलिटी हो गया, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन वाले एग्जांपल्स हो गए, डायरेक्शन वाले हो गए। सो दीज आर सम ऑफ द टाइप्स जो एलआर और एनालिटिक रीजनिंग में आते हैं, लॉजिकल रीजनिंग में आते हैं। वो बार बार रिपीटेटिवली आ ही रहे हैं, तो उनको अच्छे से प्रिपेयर कर लो यार। ठीक है? यस। और आरसी की प्रैक्टिस करना अच्छे से, प्रैक्टिस ही सही है। तो आप ये ध्यान रखना कि आपको ना 2:30 से 4:30 बजे तक खाना खाने के बाद आपको वो पेपर सॉल्व करना है 1.5 घंटे में। ये हमेशा ट्राई करना। ओके? यस। इफ एनीबडी वांट्स टू आस्क एनी क्वेश्चन और डाउट, देन गो अहेड। For current affairs, फॉलो ओनली सिंगल रिसोर्स। मैंने पीटी पढ़ी है हमेशा, और हमेशा यह याद रखना यार,
कि डोंट रन बिहाइंड करंट अफेयर्स यार, नेवर। अगर आप उसका कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस देखोगे ना, कितना आ रहा है यार करंट से, जो आप रोज पढ़ रहे हो, तो उसके ही बारे में मत सोचो। मतलब सिर्फ हर हर एक दिन आप कर ही रहे हो, 3 महीने से हर रोज करंट अफेयर्स कर रहे हो, नो। करंट अफेयर्स को एक सब्जेक्ट की तरह देखो, ठीक है, उस मेंटालिटी से देखो, और उसको लिमिटेड रखो। दो रिसोर्स मत करो, एक ही सिंगल रिसोर्स से पढ़ो, कोई भी हो। मैं पीटी पढ़ता था, तो मैं पीटी हमेशा पढ़ता था, ठीक है। ओके, तो वो चीज करनी है, एक सिंगल रिसोर्स। और पीटी भी सोशल इश्यूज की नहीं पढ़नी है, गवर्नमेंट स्कीम्स की नहीं पढ़नी है। गवर्नमेंट स्कीम्स के लिए जाओगे तो 200 300 स्कीम्स 400 स्कीम्स एक में ही मिलेंगे। सवाल आता है स्कीम पे एक, वो तो जनरल रीडिंग से भी हो जाता है। और एक्सेप्शंस के पीछे मत दौड़ो। अगर 100 में से 2 सवाल, 1 सवाल या 4 सवाल एक्सेप्शनली एक्सट्रीम आ रहे हैं ना, उनके पीछे नहीं जाना है। उसी लिए दूसरा कुछ मटेरियल उठा के नहीं लाना है कि नहीं ये 2 सवाल इस बड़े वाले मटेरियल से पढ़े थे, नेवर। हमारे टाइम ना इंडिया एयर बुक से 1 2 सवाल आ गए थे, उस 2016 17 18 ये 2 3 साल लोग सिर्फ इंडिया एयर बुक ही पढ़ते थे। इंडिया एयर बुक इतनी बड़ी होती थी। तो वो नहीं करना है सिर्फ प्रीलिम्स के लिए। प्रीलिम्स के लिए ना जो 80 सवाल आ रहे हैं ना, जो 75 सवाल आ रहे हैं, वो गेम उसका है यार। तो उन एक्सेप्शनल चीजों के पीछे मत दौड़ो। अगर एक बार गवर्नमेंट ने अवार्ड्स पूछ लिया, मतलब यूपीएससी ने अवार्ड्स पूछ लिया, सब लोग इंडिया में वर्ल्ड में जितने अवार्ड्स है वो सब कर रहे हैं, वो भी चीज नहीं करनी है। जनरल करना है, मिडल पाथ करना है, एवरेज वाला जो है ना, जिससे हमें ज्यादा आ सकता है वो करना है। एक्सेप्शनल केसेस के पीछे मत दौड़ो, ठीक है। यस। और मैपिंग अच्छे से करो यार, ज्योग्राफी की सर मैपिंग थोड़ा अच्छे से अपने करो। मेंस के बारे में बता दीजिए, मेंस के बारे में। कौन बात कर रहा है? सर तन्मय। Tanmay, sorry. First of all, let me take the questions from those who have turned on their ओके सर, videos. Then सॉरी I'll सर, come to सॉरी, you. सॉरी Yeah. सर। Yeah. Beast. मॉर्निंग सर। Morning. आपने पेपर सॉल्विंग के बारे में जब बात कर रहे थे, तो सो उसमें स्पेसिफिकली एक इशू जो मेरे को हुआ है पिछले 2 प्रीलिम्स में, वो है सर कि सेकेंड या थर्ड इटरेशन में जब 50-50 ऑप्शंस आपके बच जाते हैं, जैसे इधर टू में से, हम्म। तो वहां पर इधर फैक्चुअल या फिर आई थिंक कॉन्सेप्चुअल की वजह से मेरे बहुत हाई मिस्टेक्स रहे हैं। अब सर मूविंग फॉर थर्ड अटेम्प्ट अभी नहीं, बट मतलब नेक्स्ट ईयर पे जब जा रहा हूँ, तो टेस्ट सीरीज या अदरवाइज में एक चीज है कि रिवीजन कर सकता हूँ मैं बेटर, वो एक स्ट्रैटेजी। बट उसके अलावा मतलब सेकेंड या थर्ड एडिशन जो है 50-50 वाले मिस्टेक्स हो रहे हैं, उसको इम्प्रूव करने के लिए और कोई टूल स्ट्रैटेजी आप रेकमेंड करना? हाँ वही, यस यस। सो जो जो मैंने चीज बोली ना, मॉक्स 50 55 वाले मॉक्स लगाने हैं टेस्ट, तो उसमें क्या करना है ना, बीस, वही चीज फॉलो करनी है कि यार मेरी थॉट प्रोसेस यहाँ क्यों जा रही है। मतलब जब मैंने इंस्टिंक्टिवली ये क्लिक किया था, ये मार्क किया था, देन व्हाई आई चेंज्ड टू दैट ऑप्शनल। मतलब वो ऑप्शनल मैंने क्यों चूज किया, वो एक चीज। दूसरी चीज ना, इंस्टिंक्ट डेवलप करो, डेवलप करो। अगर रिपीटेटिवली रिवाइज करोगे, अच्छे से समझोगे, देन यू कैन डू कैलकुलेटिव गेस। गेस आउट ऑफ, जो भी टॉपर्स बोलते हैं ना, जैसे मैं भी गेस करता था कुछ चीजें, वो आउट ऑफ नोवेयर नहीं होते थे। ये बात समझ लो, वो किसी बेस नॉलेज पे बेस्ड गेस होते थे। ये दिमाग से निकालो कि आउट ऑफ नोवेयर यू आर चूजिंग वन पर्टिकुलर ऑप्शन एंड देन यू आर गेटिंग इट राइटली, नो। वो किसी एक बेस नॉलेज पे रिपीटेटिवली अंडरस्टैंडिंग की वजह से, एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव रख के, और एक कॉमन सेंस, इन चीजों का कॉम्बिनेशन होता है वो। समझ में आ रहा है? तो वो सिर्फ ऐसे आउट ऑफ नोवेयर गेस नहीं होते, वो चीज। और तीसरा चीज, अगर प्रैक्टिस में इंस्टिंक्ट फॉलो करने की ज्यादा कोशिश करो, कि मुझे ये लग रहा है ना, मुझे 70 मार्क आने दो, 80 मार्क आने दो, लेकिन मैं इस टेस्ट में इंस्टिंक्ट को ही फॉलो करूंगा। वो चीज देखो कि इंस्टिंक्ट तुम्हारा कितना पुश करता है तुम्हें, राइट डायरेक्शन में करता है, रॉन्ग डायरेक्शन में करता है। तो ये इंस्टिंक्ट भी ना, मेरा मन नहीं होता, ये मेरा माइंड होता है। और ये माइंड बेस्ड होता है उस रीडिंग पे जो मैंने किया है, जिसपे मैंने सोचा है, जिसपे मैंने थॉट किया है, या फिर जो मैंने प्रैक्टिस की है। तो ये पूरा क्यूमुलेटिव है, ये आउट ऑफ नोवेयर इंस्टिंक्ट नहीं आ रहा।
मैं जब इंस्टिंक्ट बोलता हूँ इसका मतलब ये नहीं कि इंस्टिंक्ट कहां से भी, समझ में आ रहा है? तो वो एक चीज ध्यान में रखना। जस्ट अ सेकेंड। यस। Good morning, sir. Himani here. यस हिमानी। Sir, I want to ask, did you make separate notes for prelims and mains, or like was it combined notes for both the stages? So basically, Himani, you need to approach differently to the both the stages like prelims and mains. For that, you need to make notes separately. Okay. प्रीलिम्स के लिए मेरे नोट्स सेपरेट होते थे जिसका फोकस पर्टिकुलरली फैक्ट्स और उसके साथ कुछ कंसेप्चुअली हो गया तो वो एनालिटिक वाला होता था, और मेंस के लिए डिफरेंट होते थे। जैसे लेट्स से प्रीलिम्स के लिए जो मैंने 5 सब्जेक्ट्स मेनली बताया और हिस्ट्री वाला पार्ट, तो मैं क्या करता था, करंट अफेयर्स के नोट्स बनाता था पीटी के। ठीक है, जैसे साइंस एंड टेक हो गया तो मैं स्पेस प्रोग्राम्स एक एक इस वाले पेज पे ना, एक जो हमारा पेज होता है उसको बीच से डिवाइड करता था और उसको फोल्ड करता था। देन जो माइक्रो नोट्स है ना उसमें निकालता था कि इतने सारे स्पेस प्रोग्राम्स है, उसका नाम ये है, वो कौन से कंट्री से है और किस चीज के लिए है। तो दैट्स हाउ आई यूज टू मेक नोट्स फॉर द प्रीलिम्स। मैंने साइंस एंड टेक जैसे पीटी है ना, पीटी मैंने सब पीटी के नोट्स बनाए थे माइक्रो नोट्स, क्योंकि मुझे वो 70-70 100 पेजेस की पीटी फिर से रिवाइज करना बहुत मतलब हेक्टिक लगता था। तो मैं क्या करता था उसका, जैसे साइंस एंड टेक हो गया, मैं 2-3 पेजेस में साइंस एंड टेक के नोट्स निकालूंगा पीटी 365 के। सेम विथ एनवायरमेंट, सेम विथ पॉलिटी, सेम विथ इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो उससे क्या होता था, मेरे टोटल नोट्स 15 to 20 पेजेस के हो जाते थे, तो मैं वो बार बार वही रिवाइज करता था। तो वो एक चीज होगी करंट अफेयर्स के लिए। दूसरी चीज, जैसे पॉलिटी है, पॉलिटी में सबके नोट्स नहीं निकल सकते, लेकिन कुछ कुछ चीजें है ना वो निकल सकते हैं। तो प्रीलिम्स में एक चीज है कि प्रीलिम्स में आपने सब टॉपिक्स पे नोट्स नहीं निकालने हैं। ठीक है, किसी किसी टॉपिक्स पे ही निकालने हैं। जैसे जीसी लियोन हो गया सेकंड पार्ट, जिसमें वर्ल्ड क्लाइमेटिक जोन्स है उसके बारे में दिया है, तो उसके नोट्स थे मेरे पास 3 पेजेस के। ठीक है, मीडियावल के मेरे पास 10 पेजेस के नोट्स थे। तो मैंने कुछ कुछ टॉपिक्स पे ही नोट्स निकाले। तो वो कैसे निकाले मैंने, पीवाईक्यूज एनालिसिस प्रॉपरली किया, किस टॉपिक पे क्वेश्चंस आ रहे हैं, उसी सेम टॉपिक को मैंने वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली डिवाइड कर दिया। देन आई फाउंड आउट दी सब थीम्स ऑल्सो, और उसमें मैंने एडिशन कर दिए उन टॉपिक्स के भी। तो वैसे नोट्स निकालता था मैं। हर एक टॉपिक पे नोट्स नहीं निकालने हैं प्रीलिम्स में। ठीक है, वो एक चीज ध्यान में रखना, अगर निकालने हैं तो उन्हीं टॉपिक्स पे निकालने हैं जिसपे आपको मेमोराइज करने में डिफिकल्टी आ रही है। ओके। Got it, यस। sir. Sir, यस। one more question, sir. I'll give my first attempt in the next year. So it's like first timer, and I've completed my optional till now. Sir, यस। when we say 3 readings of something and making notes, do you suggest, let's say, we give 2 months for NCRTs of all subjects, then 2 months for standard books, or like 1 month for entire GS1 in which we do NCRT, standard book, and make notes? मुझे ये चीज लगती है ना कि पहली रीडिंग में सोचना ही नहीं है कुछ। पहली रीडिंग ना सिर्फ तुम्हें खुद को कंपेटेंट या कैपेबल बनाने के लिए है। फाउंडेशनल लर्निंग जो बोलते हैं ना हम, वो पहली रीडिंग होती है। अगर पहली रीडिंग बहुत तरीके से अच्छे से करोगे तो वो बहुत फायदेमंद होती है इन लॉन्गर रन। ओके, वो चीज हमेशा याद रखना। तो एनसीईआरटीज अगर हम बोल रहे हैं तो 4 सब्जेक्ट्स के एनसीईआरटीज इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट वन इज ज्योग्राफी, सेकंड वन इज हिस्ट्री, थर्ड वन इज पॉलिटी, फोर्थ वन इज इकोनॉमिक्स। ठीक है, इन 4 के अगर टोटल निकालोगे तो 2 महीने नहीं लगने चाहिए, मेरी अगर सोच है वो तो। क्योंकि सब चीजें याद में थोड़ी रखनी है तुम्हें, सिर्फ पढ़ना है, अंडरस्टैंड करना है कि कैसे क्रोनोलॉजी आई, एम्पायर्स कैसे आ रहे हैं, क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था। ठीक है, तो फर्स्ट रीडिंग का एक्सपेक्टेशन तुम्हारा वो होना चाहिए। सेकेंड रीडिंग जब करोगे तो उस एनसीईआरटीज जो तुमने पढ़े हुए हैं उसमें से ही आपको सेकेंड रीडिंग पढ़ना है, जो स्टैंडर्ड बुक्स है। ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी छोड़ के कोई स्टैंडर्ड बुक नहीं है अच्छा वाला, तो आपको वही पढ़ने हैं। तो सेकेंड रीडिंग में आप थोड़ा कोशिश करो कि थोड़ा स्टैट्स एंड फैक्ट्स भी ध्यान में आ जाए। एंड इन द थर्ड रीडिंग स्टार्ट मेकिंग द नोट्स सो दैट दोज नोट्स वुड बी शॉर्ट एंड स्वीट। जो कि आपको ध्यान में नहीं आ रही है चीजें उन पे होगी।
अगर फर्स्ट रीडिंग में ही नोट्स बनाओगे तो पूरी किताब अंडरलाइन हो जाएगी और हाईलाइट हो जाएगी. सो नेवर डू दैट. ओके. Got it. यस. Got it. Thank you, sir. या. यस भूमिका. गुड आफ्टरनून सर. गुड आफ्टरनून. सर मतलब 2026 में मैं अपना फर्स्ट अटेम्प्ट दूंगी. मतलब अभी जो मैंने कोचिंग ज्वाइन करी थी ऑनलाइन, तो उससे मैंने फर्स्ट मतलब जो ने क्लासेस कराई उनके मैंने नोट्स भी बनाए जैसे उन्होंने बनवाए. तो जब मैं उसे रिवाइज करती तो मतलब कनेक्शन मिस होते, तो मैं दोबारा क्लासेस देखती. तो क्या वो राइट स्ट्रेटेजी है या मुझे कोई चेंज करना चाहिए उसमें? अरे ऐसे करोगे तो आपका टाइम बहुत चला जाएगा. तो यस सर, उसीलिए वो मैं जा बोल रहा रहा हूँ. है और वो मतलब रिवीजन नहीं हो पाता प्रॉपर पहले, तो वो भूल भी रहे चीजें. तो मैं वही बोल रहा हूँ कि जो भी स्टैंडर्ड बुक्स या स्टैंडर्ड क्लास नोट्स है तुम्हारे, वो कंप्लीट होने चाहिए यार हमेशा. वो चीज ध्यान रखो. और उसको ना पहले रीड करो. और सिर्फ ये सोचो कि मैंने 4 दिन पहले क्या पढ़ा है, वो मत सोचो मैं आज क्या पढ़ने वाली हूँ. मैं आज जो पढ़ रही हूँ वो समझ पा रही हूँ, उस पर ध्यान दे दो. ना आगे का सोचो ना पीछे का सोचो. वो फर्स्ट रीडिंग वाला फंडा है ना, वही है. आपको ये याद नहीं रखना है कि मैंने कल क्या पढ़ा था, परसों क्या पढ़ा था. मुझे इकोनॉमिक्स का कुछ नहीं याद आ रहा है जो मैंने 4 दिन पढ़ा था. लेट इट बी. ये तो होगा ही. ये तो ह्यूमन साइकोलॉजी है यार हमारी. कितनी सारी चीजें हम याद रख सकते हैं, नहीं रख सकते ना. तो वो उतना इंटेलिजेंस नहीं है हमारे पास. तो हमें क्या करना है, जो मैं आज पढ़ रहा हूँ ना सुबह से लेके शाम तक, वो एकदम तरीके से पढ़ रहा हूँ, मुझे समझ आ रहा है. तो वो हमारा टारगेट होना चाहिए फॉर द फर्स्ट रीडिंग. ओके. तो वो चीज करो, बाकी मत सोचो कुछ भी. यस सर. ओके, थैंक यू सर. यस. यस विदुषी. सर, I was asking about like आपने 16 मार्क्स का जैसे रेफरेंस दिया, तो 10 to 15 तो आप जैसे कि छोटे छोटे क्वेश्चंस के थ्रू आप लगा रहे थे. Yeah, Vidushi, your voice is not clear. So can you make it more Just louder or something like that? Yeah. Anybody? Anyone else? सॉरी सर इफ आई Yeah, मे. please. सर हिस्ट्री के लिए आपने कहा था एनसीईआरटीज है सिर्फ, एंड डज दैट आल्सो इंक्लूड तमिलनाडु की बुक्स विच मतलब आजकल अब रिसोर्सेज? मैं क्या है ना, मैंने कभी तमिलनाडु की बुक नहीं पढ़ी, सच बता रहा हूँ मैं. ओके. कभी नहीं. ना मैंने कभी नितिन सिंघानिया पढ़ा है. ओके सर. मैंने फाइन आर्ट्स पढ़ा है. और एक हाँ. छोटे नोट्स थे किसी क्लास वाले, मेरे हाँ. को ऐसे ही मिल गए थे. उसी को मेरे बार बार रिवाइज करता था. ठीक है. लेकिन अगर किसी ने नितिन सिंघानिया पढ़ा है तो नितिन सिंघानिया पे ही स्टिक करो. अपने सोर्स नहीं छोड़ने हैं, मैं बता रहा हूं इसलिए. बिल्कुल नहीं. जो जो सब लोग यूज कर रहे हैं ना, जिस एक्चुअली स्टैंडर्ड बुक्स है वो सब्जेक्ट के लिए, वही उसी को स्टिक करना है बस. किसी ने तमिलनाडु पढ़ा है तो तमिलनाडु ही पढ़ना है. मैंने कभी पढ़ा नहीं था, इसलिए मैंने बीच में मेरी स्ट्रेटेजी चेंज नहीं की. क्योंकि मेरा क्या है ना यार, कोई भी आ गई है 2-3 साल से, मैं उतनी मेरी पुरानी वाली स्पेक्ट्रम पढ़ता था, पुरानी वाली पॉलिटी पढ़ता था, उसको ही बार बार रिवाइज करता था बस. मैंने कभी ऐसे नहीं किया कि 1-2 साल बाद यार ये नए बुक आया है तो नहीं खरीदूंगा. नहीं. एक तो मुझे बुक्स खरीदने में बहुत मतलब आई डोंट लाइक इट कि जब भी नए वाले एडिशंस आ रहे हैं मैं लेके आ रहा हूँ. नहीं. मैं क्या करूंगा, अगर नए वाले एडिशंस में 1-2 चैप्टर ऐड हो गए ना, उसके फोटोज निकालूंगा. किसी न्यू एडिशन किसी ने बंदे ने लिए ना, तो उसके फोटोज निकालूंगा, वो पढ़ूंगा मैं. लेकिन नए वाले बुक नहीं पढ़ूंगा. नया वाला बुक ले लो, उसको फिर से वर्ड टू वर्ड पढ़ो. कोई जरूरत नहीं है इतना एनर्जी और टाइम वेस्ट करने की. ज्यादा वैल्यू एडिशन क्या होता है उसमें, 5 to 10%, दैट्स इट. उससे ज्यादा नहीं होता. यस. Uh, Hello, so I also have a query regarding economy, how to tackle that. मैंने already मृणाल सर के lectures किए हैं, but मेरे को conceptual clarity फिर भी नहीं आ रही है, और revisability में भी बहुत problem हो रहा है. Although I made notes of 1200 pages PDF in a concise manner, but I don't think that it is working for me. 1200 पेजेस के नोट्स इकोनॉमिक्स के तुमने नहीं निकाले? मतलब नहीं 1200 पेजेस उनके थे, मैंने उसको 150 पेजेस में कन्वर्ट कर दिया. ओके. तो मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं आ रही है
तो एक के शंकर गणेश की छोटी सी बुक है इंडियन इकोनॉमी की, वो एक तरीके से पढ़ो, छोटी सी है, बिल्कुल छोटी सी, So ठीक which है। book? उसके के शंकर गणेश, Okay. और जी। उसके साथ ना विकासपीडिया, इन्वेस्टोपीडिया, इन दो प्लेटफॉर्म का यूज करो कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए, विकासपीडिया एंड इन्वेस्टोपीडिया, Okay, sir. ठीक है। तो उससे Yes. क्या होगा ना, अंडरस्टैंडिंग आ गई। दूसरी चीज, अगर फिर भी नहीं आ रहे तो यूट्यूब पे जाओ यार, और यूट्यूब पे ना वो कंसेप्ट डाल दो बस, उससे ना वीडियो, ऑडियो वीडियो, विजुअल से ना वो होता है यार अंडरस्टैंडिंग। और इकोनॉमिक्स का ये चीज ध्यान रखना, हर मतलब आई वांट टू टेल दिस टू एवरीबॉडी दैट इकोनॉमिक्स अगर आप पढ़ रहे हो ना, तो गो फॉर कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, बिकॉज इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के बजाय आप अटेम्प्ट ही नहीं कर पाओगे, यू कैन नॉट अटेम्प्ट देम प्रॉपरली, and you will think कि I have read these books, I have finished Ramesh Singh, I have finished Mrunal sir's notes, and still I'm not marking economics questions correctly. No, जब तक आप कंसेप्चुअली नहीं समझ पाओगे ना कि बैलेंस ऑफ पेमेंट का डोमेस्टिक इकोनॉमिक्स पे, माइक्रो पैरा फैक्टर्स पे क्या उसका इम्पैक्ट होता है, आप नहीं समझ पाओगे। आपको ये पता होना चाहिए कि सीआरआर कैसे अफेक्ट कर रहा है पूरी मॉनेटरी सिस्टम को, फिजिकल सिस्टम को इनडायरेक्टली, समझ में आ रहा है। सो फॉर दैट यू नीड टू हैव अ कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इकोनॉमिक्स, और यूपीएससी इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पे ही पूछता है, तो डू दैट। Yes. या विदुषी, यू आर आस्किंग समथिंग। Sir, my question was related to test. Like you said about 60 tests around. तो आप इसको कैसे डिवाइड करते थे अपने रीडिंग्स में? लाइक आप फर्स्ट रीडिंग्स के साथ ही शुरू कर देते थे टेस्ट? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, 2 रीडिंग के बाद मैं शुरू करता था। और ना जो 60 या फिर 55 टेस्ट है ना, उसमें से मैं 35-40 टेस्ट पेपर के पहले मंथ में देता था डेली बेसिस पे। जैसे 40-50 दिन बचे हैं तो मैं 40 मॉक्स दूंगा, हर एक रोज दूंगा 9:30 से 11:30 बजे। उसको प्रॉपरली मार्क करूंगा, जो गोले वाला होता है ना, वो सर्कल वाला ओएमआर शीट, उस पे करूंगा, प्रॉपरली उसको चेक करूंगा। देन चेक करने के बाद मैं बाहर जाऊंगा, एक 10 मिनट 15 मिनट का ब्रिस्क वॉक करूंगा, वापस आऊंगा, बैठूंगा, और 1.5-पौने 2 घंटा प्रॉपरली एनालिसिस करूंगा उसका, कि थॉट प्रोसेस मेरी क्या जा रही है उस पे। एंड आई यूज टू मेक नोट्स फ्रॉम दोज मॉक्स ऑल्सो, कि मुझे पता था कि इस मॉक में से ना 1-2 सवाल ऐसे जो आ सकते हैं, ठीक है। तो उसमें मैं जाता था, वो वाले नोट्स बनाता था मैं हर एक मॉक से, जो 1-2 सवाल के नोट्स होते थे। दूसरी चीज मैं ये करता था कि सिर्फ गलत सवालों पे ध्यान नहीं देना है, ऐसे राइट सवालों पे भी देना है जो तुमने गलती से मार्क राइट कर दिए हो, या फिर तुम्हारी डिलेमा में होके तुमने वो राइट किया हो, क्योंकि वो डिलेमा को आपको रिमूव करना है। इस बार आपने डिलेमा में होके भी उसको राइट किया है, and there is no surety that you will mark it correct in the real time examination. So to remove and to eliminate that dilemma, I used to go in detail of that particular question also, जो मैंने rightly मार्क किया है। समझ में आ रहा है, सिर्फ गलत के पीछे नहीं जा रहा है, राइट के भी पीछे जाना है, जो आपने 50-50 में राइट मारा है उसको, ओके। जिसकी वजह से क्या होगा, रियल टाइम एग्जामिनेशन में वो 50-50 नहीं होगा, वहां आप अच्छे से मार्क करोगे, क्योंकि आपको पता है आपने वो डिलेमा रिमूव कर दिया है। And sir, what about revision of these tests? Like how you used to do these things? सॉरी यार विदुषी, Like रिविजन आप कैसे करते थे? आपने एक बार टेस्ट दे दिया जब, वही मैं बोल रहा हूँ ना, मैं रिवीजन नहीं करता था टेस्ट की, एनालिसिस करके उसमें से ना मैक्सिमम 5 सवालों के नोट्स बनाता था मैं, मैक्सिमम 5। वैसे ऑन एन एवरेज 2-3 सवालों के नोट्स निकल जाते थे। और आपको पीवाईक्यूज एनालिसिस प्रॉपरली कर दोगे ना, तो आपको पता चलता है कि दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस विल आर नॉट गोइंग टू कम इनटू द रियल एग्जामिनेशन। सो ये आपको पता चलता है पीवाईक्यूज एनालिसिस से। और लगभग 80% 85% क्वेश्चंस आर लाइक दैट ओनली इन द मॉक्स, जो वापस नहीं आने वाले हैं, लेकिन हम उसे क्यों करते हैं? टू बिल्ड अवर कॉन्फिडेंस, ओके। दूसरी चीज, जो कंसेप्चुअल क्लैरिटी है हमारी, उसको प्रॉपरली बूस्ट करने के लिए, उसको प्रॉपरली बनाने के लिए, तो उसके लिए हमें
तो ये हमेशा याद रखना यार, मॉक्स का पर्पस क्या है हमारा देने का। मॉक्स का पर्पस ये नहीं कि ये सवाल आने वाले हैं। मॉक्स का पर्पस ये है कि जो थॉट प्रोसेस हमारी जा रही है ना उसके बिहाइंड सॉल्विंग देम, वी हैव टू शेप इट प्रॉपरली, दैट इज द पर्पस। ओके, यस। सर वन मोर क्वेश्चन, लाइक जैसे प्रीलिम्स से पहले एक एवरेज 3 इटरेशन बेस्ड रहता है रिवीजन, तो आप उसके कैसे डिवाइड करते थे? लाइक मेरा रिवीजन का अभी तक का तरीका इटरेशन बेस्ड ही रहा है कि 3 इटरेशन में आई वुड डिवाइड माय सब्जेक्ट। उसमें आप क्या वीकली डिवीजन भी करते थे क्या, कि लाइक 5 days इफ यू हैव रीड समथिंग देन ऑन द 2 days यू विल रिवाइज दिस थिंग्स? जैसे मैं बताता हूँ, एग्जांपल देता हूँ, ये रिपीट नहीं करना है, ये मेरी स्ट्रेटेजी थी। मैं 90 डेज को डिवाइड करता था, 45 days for the 45 days for the first reading, okay, then remaining 25 28 days for the second reading, and then remaining days for the third reading, okay। तो 45 days में मैं ना वीकली फिर जाता था कि मुझे एनवायरमेंट के लिए कितने दिन लग सकते हैं, मुझे मॉडर्न के लिए कितने दिन लग सकते हैं। तो अकॉर्डिंगली आई यूज टू प्लान वीकली। और ये 45 डेज के बाद ना मैं मंथली टारगेट करता था, देन मंथली के बाद मैं 15 दिन का टारगेट करता था, फिर 15 दिन के बाद मैं वीकली टारगेट करता था, वीकली के बाद डेली, और डेली में भी स्लॉट 1 स्लॉट 2 स्लॉट 3 स्लॉट 4, ये मेरे फिक्स होते थे। एंड सेम स्ट्रैटेजी फॉर द मेंस आल्सो। और इसको ना ऐसे प्लान करो कि एक्सट्रीम मत रखो उसको कि आज 14 घंटे पढ़ने लग रहे हैं मुझे ये टॉपिक खत्म करने के लिए, नहीं। जो प्रैक्टिकल हो उससे थोड़ा ज्यादा। अगर आप 100 पेजेस पढ़ पा रहे हो आसानी के साथ, तो आप 110 115 का टारगेट करना है, ठीक है, जो कि अचीवेबल हो। ऐसे ना हो कि यार 2 दिन से टारगेट नहीं कंप्लीट हो रहे, उसका बर्डन आ रहा है तीसरे दिन, तो वो नहीं होगा। तो प्रॉपरली डिवाइड करो अपने टारगेट्स को एंड प्लान करो, ठीक है। यस, एनीवन एल्स? हेलो सर। हेलो हेलो उमेश। सर, some people have very good memory and they are very good at recalling. मेरे रूममेट हैं, उनसे एक हफ्ते पहले कुछ भी पढ़े होंगे, उनसे पूछूंगा तो फिर उनको याद रहेगा। ऑल इन माई केस, मैं कल पढ़ा हूँ तो फिर लगभग मोस्ट ऑफ द चीजें बोल चुका हूँ, बस एक बैक मेमोरी है कि हाँ पढ़ा पढ़ा है। तो सर, हाउ टू डेवलप दिस, क्योंकि ये प्रीलिम्स के लिए एटलीस्ट तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो हाउ टू डेवलप दिस? पहली एक चीज यार कि फोकस उन्हीं चीजों पे करो जो हमें जरूरी है एग्जाम के लिए, जो हमें मेमोराइज करने की जरूरत है, ठीक है। दूसरी चीज, आप नोट्स बना लो, शॉर्ट नोट्स। और तीसरी चीज, आपको मल्टीपल रिविजन्स करनी है। बाकी लोग 1 2 रिविजन्स करने हैं, आपको 3 करनी है। हाँ, तो उससे क्या होगा, फॉर फॉर एन एग्जाम्पल, आपने 2 रीडिंग्स करी है, नोट्स निकाले हैं, ठीक है। तो आप क्या करोगे पता है, करंट अफेयर्स के अगर आपको याद रखना है, तो आप सुबह वाला जो स्लॉट है ना बिफोर ब्रेकफास्ट, तो वो वाला स्लॉट फिर आप उसी को रिवाइज करोगे जो शॉर्ट नोट्स आपने निकाले हैं, और उसको रिकॉल करने की कोशिश करोगे, ठीक है। तो वो वीक हो गया। अगले वीक जो लास्ट वीक के नोट्स निकाले थे आपने, वैसे ही शॉर्ट नोट्स, वो सुबह वाले स्लॉट में पढ़ो, बार बार पढ़ो, ठीक है। तो उससे क्या होगा ना, जो शॉर्ट नोट्स आप निकाल रहे हो, जैसे करंट अफेयर्स के 15-20 पेजेस पे निकाल लिए, 20-25 पेजेस पे, एनवायरमेंट के 10-15 पेजेस पे, तो उससे क्या होगा ना, आपकी मेमोरी स्ट्रांग होती जाएगी और वही चीजों पे ध्यान रखेगी जो चीज इंपॉर्टेंट है मेमोराइज करना। यस, ओके सर, थैंक यू सर। यस, या। हेलो सर, मैं हाँ, अभी पूछ सकता हूँ? या तुम में। दादा महाराष्ट्रवरून बोलतो दादा, थोडं मेन्स बद्दल थोडं सांग ना प्लीज. Sir, whether we have recorded the main session? Anybody from SOM? I think last session must have been recorded. So काल झाला रे सेशन मेन्सचा, तो रेकॉर्ड केला असेल. सो I'll tell from SOMP anybody, I'll tell him or her that share that link in the channel. प्रॉपर मेन्स अनालिसिस केलेला व्हिडिओ अपलोड केलाय, म्हणजे काल झाले सेशन.
ओके. ओके दादा, ठीक आहे, ठीक ठीक. हा, तर मी त्यांना सांगतो करायला, ते नको काळजी करू. ओके दादा. हा, चालेल. सर हेलो. हेलो. सर आज का भी रिकॉर्डिंग मिल सकता है क्या? हाँ, हो सकता है. आई थिंक यस, होगा होगा जरूर होगा. सर वो ग्रुप में डाल देंगे क्या? क्योंकि मैंने मेंस का भी Yeah, चेक yeah, करना I'll, कुछ yeah, कर yeah, रहा है. I'll definitely ask them to share the link in the channel. Don't ओके. worry. Yeah. सर The मेरा record. ना कंटिन्यूसली 4 अटेम्प्ट से प्रीलिम्स नहीं हो रहा है. Okay. और सर मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने प्रॉपर मॉक टेस्ट नहीं दिए, वो एक बड़ा रीजन है. लेकिन मेरे Okay. साथ ये भी हो रहा है कि जब मैं मॉक टेस्ट करती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे क्वेश्चन तो यूपीएससी में आते ही नहीं है. मतलब मैं यूजुअली ये फील करती थी जब मैं करती भी थी तो कि ऐसे क्वेश्चन तो यूपीएससी में आने नहीं है. फिर मैं ये सब क्यों कर रही हूँ, तो मैं फिर से अपनी बेसिक बुक्स रिवाइज करने लगती थी. तो मुझे ऐसा लगता है कि अम, वो उस चीज को मैं कैसे अपने मेंटल स्टेटस में कैसे यूज यूज वही कैसे तो करना मैंने चाहिए. वही तो मैंने चीज बताई ना. द पर्पस और बिहाइंड सर वो सॉल्विंग द एक्चुअली मैंने मॉक. बहुत लेट ज्वाइन किया, इसलिए मैं ये रिकॉर्डिंग का बोल रही थी लेट मी क्योंकि ये टेल सेशन यू. मुझे बहुत यूजफुल लग रहा है. Yes, और मैं सुन नहीं पाई. let me tell you, that is what I was saying. The purpose of solving mocks is not that you need to expect these kind of questions will come in the real examination, but you must understand what is your thought process which is going behind that, solving that particular question, choosing that particular option. आपकी थॉट प्रोसेस उस 20-25 सेकंड में क्या जा रही है, तो उसको शेप करना है हमें. दैट इज द पर्पस ऑफ द सॉल्विंग मॉक्स. हाँ सर. कि हमने ये ऑप्शन क्यों चूज किया है, हमारी कंसेप्चुअल क्लैरिटी क्या है, हमें ये कंसेप्ट कितना समझ आया है, हमें कितना पता है इस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में. सो दैट इज द पर्पस. ये पर्पस नहीं कि ये रिप्लीकेट होगा. अगर उस चीज से जाओगे तो कोई भी मॉक नहीं है इस दुनिया में जो आपको यूपीएससी की क्वेश्चंस में हेल्प करेगी डायरेक्टली. हाँ सर. मॉक्स होते ही नहीं है उस चीज के लिए यार. मॉक्स सिर्फ उसी चीज के लिए होते हैं कि आपको प्रैक्टिस करवाना है, उस प्रोसेस में 2 घंटे आपको बिठाना है, सो दैट योर माइंड गेट्स यूज टू दैट प्रेशर, गेट्स यूज टू दैट पर्टिकुलर सिचुएशन. और उस सिचुएशन में आपकी थॉट प्रोसेस कैसे डेवलप हो रही है, उसको कैसे शेप किया जा सकता है इन द राइट डायरेक्शन. दैट इज द पर्पस ऑफ सॉल्विंग द मॉक्स. दैट्स इट. ओके सर. ओके. Yeah. So, Rutuja, Abhijit, Shekhar. Okay, I'll take questions from the comments then. Okay. How to deal with the ambiguity of Hello, sir. compression-based question. Okay. कौन है? हॅलो सर. हाँ, yes. सर लास्ट 2 प्रिलिम मध्ये माझा स्कोर 85 च्या आउट झालाय मला वाटतंय. तुला नेटवर्क व्यवस्थित Hello. नाहीये रे. हाँ. आवाज ब्रेक होतोय. हॅलो. हाँ. I can hear you now. सौम्या. गुड आफ्टरनून सर. क्या विशाल? सर जैसे मैंने सब्जेक्ट को 2 कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है. जैसे एक तो स्टैटिक वाले हो गए जैसे पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, और एक जैसे नॉन स्टैटिक मतलब करंट अफेयर्स जैसे जैसे इकोनॉमी, एनवायरनमेंट एंड साइंस एंड टेक. तो सर मतलब जैसे ये करंट अफेयर में इनके काफी ज्यादा फॉलो करने लग जाता हूँ. मतलब जैसे एनवायरनमेंट, इकोनॉमी, एसएनटी इनका. तो मतलब इनका जो बेसिक्स है उन पे ज्यादा फोकस करो, और जो वो करंट अफेयर्स के लिए मंथली मैगजीन है उन्हीं को मैं अच्छे से पढ़ लूँ. ठीक है और सर जैसे मतलब आप बोल रहे हो कि डेली मतलब 5 एमसीक्यू सोल्व करते थे, तो उसके नोट्स बनाते थे कि मतलब जैसे रीडिंग गो थ्रू एक बार सोल्व कर लिया. नहीं, उसके नोट्स ही बनाता था मैं. जो डेली 15-20 मॉक्स देता, क्वेश्चंस देता था ना मैं, उसके नहीं देता. वो तो टाइम पास के लिए सॉल्व करता था यार. मैं वॉक करना हो खाना खाने के बाद, ऐसे टाइम पास करने बैठा हो, तो आई यूज टू ओपन माई, क्या करना है रिलैक्सेशन के लिए, तो वो 15-20 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर रहा था.
अगर उसमें से एक आध क्वेश्चन मुझे मिल गया, उसका एक्सप्लेनेशन मुझे लग रहा है कि यार नहीं, देन आई यूज टू स्क्रीनशॉट, और वो स्क्रीनशॉट में अपने, फिर एक मैंने चैनल बनाया था खुद का ही टेलीग्राम पे, तो हमेशा वो बनाता हूँ मैं मेंस के लिए भी और प्रीलिम्स के लिए भी। तो उसमें डालता था वो स्क्रीनशॉट, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वाला है, फिर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वाला, तो उसमें वो स्क्रीनशॉट होते थे। और सर जैसे मेरा डेली शेड्यूल रहता है, तो मतलब उसमें स्लॉट है, तो एक स्लॉट ऑप्शनल के लिए, एक स्लॉट जीएस के लिए, और एक स्लॉट करंट अफेयर्स एंड न्यूज़पेपर उनके लिए। तो सर जैसे मतलब जीएस को मतलब एक बार में एक ही सब्जेक्ट लेके चलना है कि पैरेलल लेके चल रहा है, मतलब देखो एक साथ दो सब्जेक्ट? देखो ऑप्शनल मेंस के लिए डिफरेंट अप्रोच है, प्रीलिम्स के लिए डिफरेंट अप्रोच है। जैसे मैंने कल बताया कि डू नॉट अलॉट मोर देन 40 मिनट्स फॉर द न्यूज़पेपर्स। ओके, वो करनी नहीं है, 30-35 मिनट, 40 मिनट मैक्स टू मैक्स। ठीक है। दूसरी चीज, व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द प्रीलिम्स, देन यू नीड टू थिंक कि यार मेरी पहली रीडिंग कैसी होनी चाहिए, दूसरी और तीसरी में तो दो सब्जेक्ट करने ही करने हैं, along with करंट अफेयर्स और along with वट एवर दी अलग वाला थिंग आप कर रहे हो, मॉक वाला होगा, पीवाईक्यूज वाला होगा, वो छोड़ के आपको दो पैरेलल करनी ही करने हैं, सेकंड और थर्ड रीडिंग में। अब फर्स्ट रीडिंग इज डिपेंडेंट ऑन दी पर्टिकुलर इंडिविजुअल। अगर दो तीन सब्जेक्ट करते हैं तो उनको ठीक से नहीं आता, समझ में आ रहा है, तो वो चीज है। तो वो इट डिपेंड्स ऑन द इंडिविजुअल। ओके, क्या आप एक ही सब्जेक्ट में कंफर्टेबल हो या फिर दो सब्जेक्ट में? मैं हमेशा दो सब्जेक्ट में कंफर्टेबल था, मुझे एक सब्जेक्ट बहुत बोरिंग लगता था पढ़ने के लिए। ओके, तो मैं कभी नहीं पढ़ता था, तो वो थी मेरी स्ट्रैटेजी व्हेन आई वाज डूइंग प्रीलिम्स प्रिपरेशन। ओके। ओके यस। सर। और सर जैसे मतलब 15 से 20 क्वेश्चन आते हैं, जो मतलब उनके पीछे तो भागना ही नहीं है, मतलब जो सभी के लिए न्यू होते हैं, 5 to 10 जो भी क्वेश्चन है उनके पीछे मतलब ज्यादा डीप डेप्थ में नहीं जाना है, जैसे वही बोल आपने रहा हूँ बताया मैं कि बहुत नॉर्मल है। अपनी प्रिपरेशन को बहुत यहाँ मिडिल पाथ पे रखो यार, एक्सट्रीम पे नहीं लेके जानी चीजें। जो और लो सर हैंगिंग जैसे फ्रूट्स है यार, उनको 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 पिक करो। वाई यू आर रनिंग बिहाइंड दोज फ्रूट्स विच आर, जो बहुत ऊंची जगह पे लगे हुए हैं। लो हैंगिंग फ्रूट्स देखो यार, वाले लो हैंगिंग फ्रूट्स है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, तो उसके पीछे क्यों दौड़ना है? एक्यूरेसी के लिए, जैसे मतलब एमसीक्यू और पीवाईक्यू एनालिसिस बढ़ाने के लिए, जैसे मेरे एक्यूरेसी 60 to 70% है, तो उसको बढ़ाने के लिए मतलब एमसीक्यू। के पीछे मत दौड़ो, दौड़ना है कि मुझे खुद कंपिटेंट कैसे बनना है इस टॉपिक के बारे में, इस सब्जेक्ट के बारे में, क्या जरूरी है पढ़ने के लिए, वो पढ़ना है मुझे, उसके सॉल्व करने हैं। वो गलत जा रहे हैं तो वो गलत क्यों जा रहे हैं, फिर पीछे आके देखना है कि नॉन एकेडमिक इशू है या फिर एकेडमिक इशू है, तो उन दोनों पे टारगेट करना है। ये एक्यूरेसी की फंदे में मत पड़ो यार कि कैलकुलेट कर रहा हूं मैं इतनी परसेंट एक्यूरेसी है वगैरह वगैरह, बिल्कुल नहीं, कभी नहीं। तो इन चीजों के पीछे मत दौड़ो। और सर जैसे मतलब एग्जाम के थोड़ा मतलब 1 मंथ बिफोर या 2 मंथ बिफोर काफी एंजाइटी नर्वसनेस होने लग जाती है, तो मतलब उस टाइम में स्टडी मतलब बीच बीच में छूटने लग जाती है, मतलब जैसे एफिशिएंसी रेट है वो काफी कम नीचे आ जाती है। वो तो यार इसलिए मैं बोलता हूँ ना हमेशा कि डेली टारगेट से डेली टाइम टेबल ऐसे बनाओ, प्रिपरेशन ऐसे करो कि जो हमारा लिमिट है ना उससे थोड़ा आगे जाना है। ठीक है, तो वो कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है। आज ही 14 घंटे नहीं पढ़ना है, हर रोज 8-10 घंटे, और वो ग्रेजुअली इंक्रीज करना है। आज एक वीक पढ़ लिया तो नेक्स्ट वीक डायरेक्टली बुलजा हिट नहीं करना है, वो पीक नहीं अचीव करना है हमें। अगर इस वीक में हम 8-9 घंटे पढ़ रहे हैं, तो नेक्स्ट वीक में हमें 9:30-10 घंटे का टारगेट करना है। नेक्स्ट वीक हमें 14 घंटे का टारगेट नहीं करना है, क्योंकि क्या है ना, कैपेसिटी है यार, जैसे पेट की होती है ना वैसे ही, कि हमेशा तुम 3 रोटी खा रहे हो, नेक्स्ट वीक तुम 6 रोटी नहीं खा सकते। ठीक है, वैसे ही ब्रेन का है कि अगर ग्रास्पिंग पावर, एब्सॉर्प्शन पावर तुम्हारी एक है, तो उसको थोड़ा इंक्रीज करो, 1%, 1.5%, वैसे। तो वैसे ग्रेजुअली अगर आप 1.5-2 महीने के बाद देखोगे ना, तो योर कैपेसिटी विल बी इंक्रीज बाय मल्टीफोल्ड। तो वैसे धीरे धीरे जाना है, मैंने हमेशा ये चीज बोली है यार,
slowly is the fastest way to clear this examination. सर आगे की जर्नी के लिए आप कोई सजेशन देना चाहेंगे, मतलब All the best, and whatever I have told, follow that. That would be my suggestion only. You will definitely clear this examination. Mark my words. If you're following proper timetable and if you're doing whatever I'm saying, you will clear this examination. Okay, Vishal? Yeah, Thank you, Sarika. Hello, sir. Yeah, Sarika. So my question is regarding notes making. Again, sir, when I started the preparation, my notes were quite crisp and small in quantity, but over the time period, it has become so much bulky, sir, that at the time of revision, I'm having that fear of missing out. If I do not revise a particular part, I feel less confident about that portion, and there is this probability of that question going wrong most of the time. So, sir, right now I deal That with is no, that is the biggest mistake aspirants do. That you try to collect each and everything and want to have your notes so inclusive that अगर कोई भी सवाल आता है तो इससे आएगा, पर ये चीज याद ध्यान में रखो ना कि तुम्हें वो नोट्स रिवाइज भी करनी है अच्छे से। तो वही मैं बोल रहा हूँ कि दिस प्रीलिम्स स्टेज इज क्वालिफाइंग स्टेज। हमें उसमें 180 नहीं लाने हैं, हमें कितने लाने हैं? 110, जो कि कट ऑफ से ज्यादा 15-20 मार्क्स हो, तो उतना टारगेट करना है हमें। तो उसके लिए क्या है, ट्राई टू गेट दैट 80-85% वाला थिंग। क्योंकि क्या है ना, अगर वो 5% 10% जो मिस हो रहा है उसको वैल्यू ऐड करने लगोगे ना, तो यूर नोट्स विल बी इंक्रीज बाय 2 or 3 फोल्ड्स। क्योंकि वो जो 5% वाला चीज है ना, वो बहुत बड़ा है। तो इससे अच्छा क्या है, 80-85% वाला 80-85% वाला टारगेट करो बस। उसमें से अगर 60% भी आप निकाल लोगे ना तो हो जाएगा, बहुत सही तरीके से हो जाएगा। 120-125 मार्क्स you will get. So try to focus on that. Yes, sir. Sir, I actually want to sort out my own notes right now. So, sir, how should I do that? I'm actually struggling with this right now. So this is your like upcoming attempt जो होगा तुम्हारा, कितना कौन सा होगा वो? Sir, that will be 2026, my second last attempt. So I have given 3 attempts so far. ठीक है। तो एक चीज ध्यान रखना कि विद द 3 अटेम्प्ट्स तुम्हें पता है कि यार कौन सी चीज इसमें से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब 3 स्टेजेस में डिवाइड करना अपने नोट्स, ठीक है, कि इस टॉपिक्स पे आते ही आते सवाल है, ठीक है। तो वो मोस्ट प्रोबेबल वाला एरिया ध्यान में रखना, और बीच वाला, और जो लीस्ट इंपॉर्टेंट वाला है ना वो पहले हटाओ, उसको स्कीम कर दो कि नहीं यार ये आने दे, क्योंकि बहुत एक्सट्रीम लेवल पे इस पे सवाल आएंगे तो मेरे को नहीं चाहिए। तो वो रिस्क ले लेना तो कि वो छोड़ दो, फिर देखो तुम्हारे नोट्स कितने स्कीम हो रहे हैं। अगर फिर भी नहीं हो रहे देन थोड़ा यार कट डाउन करो ये वाला। और यार बिलीव, और दूसरी चीज ना सारिका, लाइक यू हैव अपीयर्ड इन 3 प्रीलिम्स, दैट मीन्स यू हैव सर्टन काइंड ऑफ फाउंडेशन फॉर द लर्निंग्स। तो यार स्टार्ट बिलीविंग इन योरसेल्फ कि नहीं यार ये चीज मुझे पता है, इसको बार बार मैं पढ़ना नहीं चाहूंगी, तो उसको हटाओ यार जो चीजें। तो स्टार्ट बिलीविंग इन योरसेल्फ कि ब्रेन को भी यार थोड़ा रिस्पेक्ट दे दो कि नहीं यार मैंने पढ़ा है तो ये पता है मुझे ये चीज, उसको बार बार क्यों छोटे बच्चे की तरह पढ़ाना है। नहीं ये पढ़ो, ये नोट्स पढ़ो, तो उसको हटाओ जो तुम्हें पता है ना कि लॉन्गर मेमोरी में है तुम्हारे, ये नहीं चूकेगा कैसे भी आया। अगर बीच में ही तुम्हें जब तुम सोए हुए और फिर भी उठाओगे, कोई भी उठाएगा तो मैं फिर भी वो सवाल या फिर उस टॉपिक पे सवाल सही जाएगा, तो वो टॉपिक के नोट्स हटा लो, कोई जरूरत नहीं उन चीजों को बल्कि बनाने की। Okay. So last bit, sir, say for one subject, one polity, उस पे सर प्रीलिम्स के लिए मुझे मैक्सिमम कितने पेजेस में वो समराइज करना होगा, अगर एक ही सब्जेक्ट की हम बात करेंगे? सो बेसिकली ना पॉलिटी के मैं नोट्स नहीं निकालता था। क्यों? क्योंकि विद इन पॉलिटी ईच एंड एवरीथिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो मैं नोट्स अगर बनाऊंगा तो कौन से बनाऊंगा, आई गो फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। उसमें से भी डायमेंशंस थे कि कौन सा आर्टिकल है, कौन अपॉइंट करता है, उसकी अपॉइंटमेंट प्रोसेस क्या है, उसको प्रोटेक्शन क्या दिया जा रहा है, उसका वो, ठीक है।
उस हिसाब से। फिर देन में आई यूज टू गो फॉर सुप्रीम कोर्ट वर्सेस हाई कोर्ट, तो वैसे नोट्स निकालता था मैं। Okay. ठीक है, पार्लियामेंट चैप्टर के मैंने कभी नोट्स नहीं निकाले क्योंकि वो पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देन जो इमरजेंसी वाला चैप्टर है, उस इमरजेंसी वाले चैप्टर में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, कौन सी इमरजेंसी कैसे प्रोक्लेम की जाती है, उसको अप्रूवल कैसे मिलता है, उसको अगर डिसअप्रूव करना है तो कैसे, और उस इमरजेंसी में क्या क्या अफेक्ट होता है, तो उस डायमेंशन से नोट्स बनाओ। और पूरे पॉलिटी के नोट्स मत बनाओ, कुछ कुछ चैप्टर्स ना खुद रीड करो लाइन टू लाइन, क्योंकि पॉलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है और उसके बाहर नहीं जाता है। समझ में आ रहा है? तो Yes, sir. उसको बिलीव करो। अगर बनाने नोट्स तो वर्ल्ड क्लाइमेटिक जोन्स, जैसे मैंने बोला जीसी लियोंग का सेकंड पार्ट है, तो उस पे बनाओ। ठीक है, आर्ट एंड कल्चर में नोट्स बनाओ, बहुत जरूरी है आर्ट एंड कल्चर में नोट्स बनाना। एनवायरमेंट में नोट्स बनाओ, कंसेप्चुअल पार्ट छोड़ के, तो उस पे नोट्स बनाओ। Okay, sir. या Yeah, done. Thank you, sir. या Hello, sir. वेलकम सारिका। या उमेश? Sir, can I ask a non-academic doubt? यस। Sir, in your preparation days, did you ever feel like if you are not able to manage something small, something happened, you feel anxious and you are not able to sort it out? तो फिर आपको ऐसा फील होता था, am I going to be a good bureaucrat if I am not able to deal with such small things? तो am I competent enough to be a civil servant? पब्लिक को कैसे डील करेंगे जब घर का फैमिली इशू हो जाता है, उसको नहीं डील कर पा रहा हूँ, तो ऐसी चीजें डिड देखो यू यार, एवर फील? पहली चीज ना, मेरा हमेशा फोकस एग्जाम क्लियर करने पे था। मैं कभी सिविल सर्वेंट होने के बाद क्या कर सकता हूँ क्या नहीं कर सकता हूँ इस पे नहीं था। मेरा पर्पस था कि यार मुझे काम करना है, ठीक है, लेकिन उस काम करने के लिए मुझे पहली स्टेज क्या है, मुझे ये एग्जाम क्लियर करना है। तो आई यूज टू लिमिट माई थिंकिंग प्रोसेस, कि मुझे ज्यादा नहीं सोचना है क्या होगा कैसे होगा, क्योंकि मुझे पता था एक बार एग्जाम क्लियर होगी ना तो चीजें विल गेट सेटल डाउन, और सेटल डाउन होने के बाद ना जो लॉन्गर डेप्थ वाला स्ट्रांग वाला पर्पज है ना वो उठ के आएगा अपने आप, तो उसकी टेंशन नहीं थी मुझे। दूसरी चीज ना, मैं वंस एट ए टाइम प्रीलिम्स का कर रहा हूं तो प्रीलिम्स का ही सोचता था, मेंस कर रहा हूं तो मेंस का ही सोचता था, इंटरव्यू कर रहा हूं तो इंटरव्यू का ही सोचता था, ना आगे का ना पीछे का। ओके, वो चीज है। और जैसे अर्जुना को सिर्फ वो बर्ड आई दिखाई देता था ना, मेरी विजन ब्लर हो जाती थी, मेरा फोकस इतना नेक्स्ट लेवल हो जाता था ना एग्जाम के टाइम, मुझे कुछ नहीं दिखाई देता, वो सिर्फ सिलेबस नोट्स बस खत्म, बाकी दुनिया ब्लर। तो वो वाला फोकस चाहिए क्लियर करने के लिए, क्योंकि कंपटीशन बहुत Right. तगड़ा है, सो यू विल हैव टू बी दैट Yes, sir. कॉम्पिटेंट। Yes, sir. Sir, by the way, this is the book you are talking about. If anyone is हाँ, looking for it. ये शंकर गणेश छोटी सी है। Yes, sir. Very good for conceptual understanding. यस। Thank you, ओके, sir. कौन से सवाल है, लेट मी क्लियर अभी ये जो सवाल है ना उनको, कि इंस्टीट्यूट एज वेल बताया है, नेगेटिव मार्किंग कैसे कम कर सकते हैं, इफ आई एम अटेम्प्टिंग 90 क्वेश्चन फोटो। ये तो प्रैक्टिस से ही होगा काजल, जो भी नेगेटिव वाला है ना, रॉन्ग क्यों जा रहा है वो मॉक्स में ट्राई करो, रॉन्ग क्यों जा रहा है उसके पीछे प्रोसेस क्या है। अगर कंसेप्चुअल क्लैरिटी की वजह से जा रहे हैं तो मेक श्योर दैट यू आर क्लियर इन दैट पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट। ओके, तो वो कोशिश करो। दूसरी चीज, गलत सोच या डिलेमा की वजह से जा रहे हैं 50-50, गेट दैट डिलेमा क्लियर। तो ये सारी चीजें हैं यार, इनकी वजह से होगी। और प्रैक्टिस करो, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करो, ठीक है। जोगी कि व्हेन आई स्टार्ट प्रिपेयरिंग इन दिसंबर इट फील्स लाइक आई एम स्टार्टिंग द प्रिपरेशन ऑल ओवर अगेन। एंड लेट इट बी ना, लगने दो, ऐसा कोई नहीं होता, सबको लगता है ऐसे ही, मुझे भी लगता था हमेशा। इतनी बार प्रीलिम्स क्लियर कर चुका हूँ फिर भी मुझे लगता कि यार नहीं यार, बहुत दिनों के बाद पढ़ रहा हूँ तो ये जरूरी है पढ़ना। तो लेट इट बी, 5-6 महीने बहुत सफिशियंट होते हैं प्रीलिम्स के लिए, अगर प्रॉपर प्रिपरेशन करके आप उसको कंप्लीट करते हो तो। सो डोंट थिंक अबाउट इट। ओके, did you prepare one pager notes for the last week's revision? How was your? Yeah, मेरे नोट्स ही वैसे होते थे कि लास्ट के लिए नहीं, मैं हमेशा 1-1.5 महीने पहले मेरे नोट्स रेडी हो जाते थे, 1.5 महीने पहले। तो वो 1.5 महीना सिर्फ मैं उसी को रिवाइज करता था बार बार बार। हाउ वाज योर डेली शेड्यूल फॉर लास्ट वीक एंड लास्ट मंथ? लास्ट वीक के लिए मैं तो वही बताया ना मैंने, 3-4 दिन पहले मैं बहुत इजी वाला सब्जेक्ट जिसमें मैं स्ट्रांग हूँ वो रखता था मैं।
और लास्ट मंथ वाला मेरा थर्ड रीडिंग वाला मंथ होता था, तो उसमें मैं मेरे नोट्स और मॉक्स उसी पे मेरा ध्यान होता था। डिड यू सॉल्व डेली सॉल्विंग मॉक्स इन द लास्ट 3 मंथ्स? यस। मतलब आखिर वाले 40-45 दिनों में ना मैं हर रोज एक मॉक लगाता था, और वो मॉक मैंने पेपर के पहले 5 दिन पहले बंद करने हैं। जैसे अगर संडे को पेपर है तो आई एम नॉट गोइंग टू लाइक आई वाज नॉट गोइंग टू सॉल्व आफ्टर ट्यूसडे या फिर मंडे, उसके बाद मैं बंद करता था लास्ट के 4-5 दिन। इसलिए प्रैक्टिस चाहिए, अगर उस 2 घंटे में रश हो रहा है ना तो प्रैक्टिस चाहिए। देखो यार, करंट अफेयर्स के मॉड्यूल ज्वाइन करने चाहिए नहीं करनी चाहिए तो इंडिविजुअल है। मैंने किसी के करंट अफेयर्स मॉड्यूल ज्वाइन नहीं किए, बट फिर दैट वाज माय इंडिविजुअल चॉइस। वो रिस्क तुम्हें लेनी है कि तुम कितने करंट अफेयर्स को समझ पा रहे हो पढ़ के। ठीक है, वही तो मैं बोल रहा हूँ कि डोंट रन बिहाइंड दोज 2, 3 और 4 एक्सेप्शनल क्वेश्चंस। हमें टारगेट क्या करना है? दोज मटेरियल जो मैंने बताया ना, कि वो एक स्टैंडर्ड बुक या फिर स्टैंडर्ड नोट्स, उसी को बार बार रिवाइज करना है। और जो हमें सवाल आ रहे हैं, जिस मटेरियल पे, जिस सोर्सेस से हम पढ़ रहे हैं उस पे सवाल आ रहे हैं, वो गलत नहीं होने दे रहा है। और जब भी हम बाहर आएंगे ना एग्जाम हॉल के, तो ये नहीं बोलना है या फिर चेक करने के बाद, नहीं यार ये 7 सवाल मुझे आ रहे थे फिर भी मैंने गलत किए, ये रिग्रेट नहीं चाहिए। तो इसलिए अपना माइंड काम रखो, जो पढ़ रहे हो वो अच्छे से पढ़ो, विद दी फोकस, कंसंट्रेशन के साथ पढ़ो। अगर कोई नॉन एकेडमिक इशू फेस कर रहे हो उसको पहले एलिमिनेट करो, ठीक है? कोई मेंटल इशू है तो उसको हैंडल करो, वो चीज जरूरी है। उसके लिए ना हर एक स्लॉट के बाद एक 10-15 मिनट के लिए ब्रिस्क वॉक पे जाओ, थोड़ा सूदिंग म्यूजिक वगैरह सुन लो। 10 मिनट्स का जो आनापान मेडिटेशन है, विपस्सना का, वो हर एक दिन सुबह प्रिपरेशन, जब जब भी आप पढ़ रहे हो ना, बैठ रहे हो, उससे पहले वो चीज करो। सो दीज आर सम नॉन एकेडमिक थिंग्स विच यू नीड टू डू, जिससे आप ना थोड़ा अच्छे से कर लोगे। और कुछ कुछ चीजें हैं, जैसे मैं मेरे फार्म में जाया करता था, बैठा करता था खेतों में 20-25 मिनट हर रोज। 5-5:30 बजे जाता था, 5:30 बजे, और 6-6:15 बजे तक उन्हीं खेतों में से बैठता था। और 2022 में तो मैंने खुद धनिया जो होता है ना, कोरिएंडर, उसकी खेती की है 2 एकड़ में। तो वो करता था, मैं जाता था, इरिगेट करता था उनको, सीडिंग, लाइक आई कम फ्रॉम अ एग्रीकल्चरल बैकग्राउंड, सो आई यूज टू डू दैट। उसको निकालना, उसके बनाना, और फिर मार्केट में मैंने खुद बेचे है जाके, खुद ऐसे बेचे कि 10 के दो, 15 के दो। सो आई यूज टू गेट फन इन दैट। तो वो मेरे कुछ मोमेंट्स थे तो मुझे मेंटली बहुत रिलैक्स करती थी, और ये चीज 22 की है, 22 वाले अटेम्प्ट में, तो वो मुझे बहुत मेंटली रिलैक्स करती थी। तो लास्ट के 2-3 महीने में वही चीज की है। लास्ट के 3 महीने में शेखर, 3-4 महीने में मॉक स्टार्ट करने, लास्ट वाली। ठीक है, चलो करते हैं इसको खत्म। तो ऑल द बेस्ट टू यू ऑल, ओके? एंड कर लो यार, मतलब अगर ऑनेस्टली प्रिपेयर कर रहे हो ना अच्छे से, विद द राइट डायरेक्शन, थोड़ी देर लगेगी लेकिन होता है सच में, ड्रीम्स कम ट्रू। अगर कभी भी लगे ना थोड़ा गिव अप करना है, अगर, ये मैं बोल रहा हूं कि एफर्ट्स अगर राइट डायरेक्शन में ऑनेस्टली जितनी जरूरत है उतने कर रहे हो तो होगा। अगर कुछ भी चीज लगे, कुछ डिमोटिवेशन हो, मुझे देख लो यार, लास्ट अटेम्प्ट में आईपीएस मिल गया मुझे 5 इंटरव्यू देने के बाद, तो मिलता है, डोंट वरी, ओके? चलो, टेक केयर एंड ऑल द वेरी बेस्ट टू यू। बिलीव इन योर सेल्फ एंड वर्क ऑनेस्टली, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। बी ऑनेस्ट ऑन योर एफर्ट्स, ओके? चलता हूं, बाय, हैव अ गुड डे। थैंक यू सर।